अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। वेट, जस्ट गिव मी अ सेक। Okay, now, yes, I hope everyone has opened up the Telegram app, right? There is one question from the package as posted by Anam, and the question states that Mr. Steven is suffering from hemophilia and cystic fibrosis. His father is heterozygous for cystic fibrosis. The probability of Steven's sperm having the recessive X-linked as well as autosomal allele. राइट, तो सबसे पहले फटाफट से सॉल्व कर दो। राइट, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं हमें। राइट, ये आज ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगी भी आपको, क्योंकि आज हम चैप्टर खत्म कर देंगे वाला। राइट, तो चैप्टर में बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो वी वेरी वेल नो हीमोफीलिया इज एन एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। राइट, तो अब दोनों सफर कर रहे हैं, तो एक आ गया आपका XHY और एक हो गया यहाँ पर AA स्मॉल ए ले लेते हैं। राइट, तो अब XHY में से XH आने के चांस कितने हो गए मेरे पास, 1/2। स्मॉल ए में से तो स्मॉल ए ही आएगा हमेशा। राइट, तो उसका तो बस आगे कंफ्यूज करने के लिए आपको लाइन दे रखी है दैट द फादर वाज हेटेरोजाइगस फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिर्फ इतना समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कि शायद आप ये समझ लो इट्स एन एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, लेकिन वो है ऑटोसोमल रेसेसिव, तो आपको मानना उसको ऑटोसोमल रेसेसिव ही है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रेसिव है नहीं वो, बस वो स्पेसिफिकली है कि आपका यहाँ, सॉरी, एक्स-लिंक्ड रेसिव नहीं है, वो ऑटोसोमल रेसिव है। राइट, तो स्मॉल ए से ए आने की पॉसिबिलिटी 1 और एक्स एच वाई से एक्स एच आने की पॉसिबिलिटी 1/2। आंसर इज गोइंग टू बी 1/2। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? यस, कंप्लीट एवरीवन। यस राणा, क्लियर विद योर डाउट्स? राइट, डाउट क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट क्वेश्चन? राइट, आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे भी बेटा। राइट, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो, ताकि आज के क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाए। राइट, यस और नो? नाउ द another one, right, which I posted on the Telegram app, right, that simply states about the question we have done in the class. हमने 2 क्वेश्चन डिग्री के किए थे। राइट, और इन दोनों क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली, राइट, वी सेज जो डिग्री वाला क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले देखो। राइट, इस डिग्री के क्वेश्चन में ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव में प्रॉब्लम होती है। राइट, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसिव में तब प्रॉब्लम होती है जब हम कहते हैं 50% ट्रांसमिशन होगा। अगर ट्रेट का 50% ट्रांसमिशन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग हो रहा है, तब आप उसे कंसिडर कर सकते हो कि आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट भी जा सकता है, ऑटोसोमल रेसिव भी जा सकता है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर पेरेंट में ट्रेट नहीं है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता वो, अगर उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रेट है तो। ठीक है, ये चीज हमेशा सबको याद रखनी है। इफ द पेरेंट इज नॉट हैविंग द ट्रेट, any of the parent is not having the trait and progeny is having the trait, it simply means, इसका सिंपल एक ही मीनिंग है, right, that it is not going to be autosomal recessive, it is simply going to be sorry, not going to be autosomal dominant, simply going to be autosomal recessive। समझ आया पॉइंट यहाँ? अंडरस्टूड? राइट, तो ये चीज का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे हमें करना है। राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है, फाइन। ये क्लियर हुआ राना? डाउट क्लियर है बेटा ये वाला? ओके एवरीवन, okay guys, so audio video fine to everyone? Yes, fine, okay, right, so done with the question? Okay, fine, right, so ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमने ऊपर किया था, यहाँ मैंने म्यूटेटेड mRNA में T लिख दिया है, इट शुड बी यू, यूरेसिल आना चाहिए उसकी जगह। राइट, तो xanthine की पेयरिंग जब थाइमिन से कर रहे हैं तो RNA के अंदर xanthine की पेयरिंग यूरेसिल से हो जाएगी। राइट, तो वो बस थाइमिन की जगह यूरेसिल वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज एक बार थोड़ी देख लेना। राइट, तो म्यूटेटेड mRNA के अंदर इट शुड बी यूरेसिल इटसेल्फ। Okay, done everyone? So this is, we are having the thing। अब आगे स्टार्ट कर ले टॉपिक।
Okay guys, so फटाफट से क्वेश्चन लिखो and tell me the answer for that. Okay, let other people come, फिर क्वेश्चन करते हैं जरूर. राइट, उसी के पहले राइट हमने कुछ डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए थे. हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट, उसी के साथ साथ आपका स्पेसिफिक पेडिग्री एनालिसिस. एवरीवन कंप्लीटेड? करे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है पूरी अच्छे से? पैकेज के क्वेश्चन प्रॉपर हो चुके हैं इससे रिलेटेड? यस गाइस, पेडिग्री एनालिसिस के राइट और उसी से रिलेटेड बाकी के और भी क्वेश्चंस. गुड. राइट, तो आज आपका चैप्टर फिनिश करेंगे. राइट, नेक्स्ट थर्सडे से वी विल स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट कर देंगे. राइट, तो अब थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है हर चीज पे. राइट, ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ओवर हियर. राइट, लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किया था. एंड ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कैटेगरी एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने कहा था विच फॉलो द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं. और मेंडेलियन इनहेरिटेंस के साथ साथ दे आर बीइंग द वन व्हिच आर बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन में प्रॉपर्ली इनहेरिट होते हैं. और इनहेरिट होने के बाद दे विल शो द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ द कंप्लीट पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रैकिंग का प्रोसेस शो करते हैं. राइट, तो ये हमने स्पेसिफिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में कहा था, जो हमने कहा था विच कैन बी ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड और डोमिनेंट और रेसेसिव इन नेचर. तो हमने सबसे पहले कैटेगरी स्टार्ट की थी ऑटोसोमल रेसेसिव. तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं. ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रेसेसिव जीनोटाइप है उसमें वो डिसऑर्डर आपको मिलेगा. जिसमें डोमिनेंट जीनोटाइप होगा उसमें आपको वो डिसऑर्डर नहीं मिलेगा. राइट, तो इट डिपेंड्स कि हाँ अगर रेसेसिव जीनोटाइप है तो आपको वो डिसऑर्डर मिल जाएगा. राइट, तो अब उसके बेसिस पे हमने सबसे पहले कहा था कि दे आर डिफाइंड आल्सो एज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स और बायोजेनेटिक डिसऑर्डर्स. ये जो हमने टर्मिनोलॉजी रखी थी इसकी कि हम इसको ऐसे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इन टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हिसाब से रखी थी कि हमने कहा इट इज बीइंग डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं राइट एज द वन व्हिच इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बिकॉज इट रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिज्म. लाइक वी टॉक इन द फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया में हमने क्या कहा था कि फिनाइल एलानिन जो बॉडी में है राइट वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से, और टायरोसिन फिर आगे टायरोसिनेज की वजह से मिलानिन में कन्वर्ट होता है. बट अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं है तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा, और टायरोसिन नहीं है तो टायरोसिन से आगे मिलानिन भी नहीं बनेगा. तो इसका मतलब हमारे पास एक डिसऑर्डर जो है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की एब्सेंस की वजह से हो रहा है. राइट, क्योंकि वो एंजाइम प्रॉपर्ली ऑर्गेनिज्म नहीं बना पा रहा बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द रेसेसिव जीनोटाइप. उस बेसिस पे हमने ये टर्मिनोलॉजी बना दी राइट बिकॉज एंजाइम इज नॉट बीइंग सिंथेसाइजिंग ओवर देयर, सो वी से द डिसऑर्डर अपीयर इन द प्रोजेनी में डिसऑर्डर आ चुका है. राइट, उसी के साथ अगर हमने कहा आपने टायरोसिनेज को एब्सेंट कर दिया तो आपका मिलानिन प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमने कहा डिसऑर्डर आ गया एल्बिनिस. राइट, देन वी विल से अगर आपने यहाँ पर होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज को एब्सेंट कर दिया तो आपके पास डिसऑर्डर कौन सा आ गया? एल कैप्टोन्यू. राइट, एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक कि तीनों डिसऑर्डर याद है सबको अच्छे से? राइट, कंप्लीटेड टिल दिस पॉइंट. अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था सिकल सेल एनीमिया से, तो लेट्स बिगिन विद द सिकल सेल एनीमिया. उसी को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया. राइट, फिर उसी के बाद आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, देन साइटोप्लाज्मिक डिसऑर्डर्स आपके सारे करने के बाद फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो जाए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सॉरी करने के बाद फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर वी वांट टू. Okay everyone, so let's start with the very first. Okay everyone, now let's talk about the sickle cell anemia. Right, sickle cell anemia के बारे में स्टेट करते हैं एंड आई होप सबको थोड़ा बहुत याद भी हो. राइट, इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया था, स्टार्ट कर दिया था ना हमने लास्ट टाइम सिकल सेल एनीमिया. थोड़ा बहुत तो हमने शायद मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दिया था इसके बारे में. यस, ओके. राइट, सिकल सेल एनीमिया हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चा? हमने कहा इट्स एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है हमारे पास. राइट, जो ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. राइट, एंड इन दिस कंप्लीट हम लेके चलते हैं कि हमारे पास बेसिकली देयर सिकल सेल एनीमिया अराइजेस बिकॉज ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन at a specific position over HBA allele located, right, or we can say HBB gene located on chromosome number 11.
तो अब हमने इसकी पूरी की पूरी मैकेनिक्स क्या पढ़ी, वो मैकेनिक्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, राइट। अब बहुत ध्यान से एक एक चीज इसकी क्लियर करनी है अच्छे से। वी सिंपली से बेटा हमारे पास एक जीन है, राइट, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज अ HBB जीन। जिस जीन को हम कहते हैं HB जीन, राइट, जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, राइट, जिसके दो अलील्स है, वन इज कॉल्ड एज एन HBA, जिसको हमने अलील को नाम क्या दिए, वी रिकॉर्डेड द अलील एज HBA। हाँ बेटा मेरे को पता है सानिया, बस एक बार रिकैप दे रही हूँ, राइट। उसी के बाद मैंने कहा अगर हम इसमें क्या कराते हैं, HBA देखते हैं, राइट, तो HBA के अंदर हम सिंपल इतना सा डिफाइन करते हैं, राइट, इट इज गोइंग टू हैव अ कोडिंग सीक्वेंस लाइक दिस। बहुत लंबा एक कोडिंग सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है, और वो कोडिंग सीक्वेंस में बहुत सारे अमीनो एसिड है, जिसमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड मुझे टारगेट करना है, दैट्स अ 6th अमीनो एसिड। Why so? Because एक ऐसी म्यूटेशन होती है, एक ऐसी पॉइंट म्यूटेशन, एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है जो डीएनए के 6th ट्रिपलेट पे होता है, और डीएनए के 6th ट्रिपलेट पे वो म्यूटेशन क्या है कि GAG जो हमारे पास प्रेजेंट है, इस GAG में से आप क्या करते हो, ए को रिप्लेस किसमें कर देते हो, टी में, राइट। और अगर आपका ए जो है टी में रिप्लेस हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रिप्लेसमेंट ऑफ ए टू टी, यू सिंपली से दैट यहाँ पर आपका mRNA कोडॉन चेंज हो जाता है, और mRNA कोडॉन चेंज होने की वजह से आपका अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो GAG की जगह आपका GUG आ गया, और ऑटोमेटिकली ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका वेलिन आ गया। तो जो पहले आपकी पेप्टाइड बन रही थी, वो बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस करेगी, राइट, इट बिकम अ बीटा ग्लोबिन चेन एंड नेम्ड एज अ HBA पेप्टाइड, क्योंकि वो HBA अलील की वजह से आई है। लेकिन अगर जो पेप्टाइड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन इज मिससेंस म्यूटेशन इज ट्रांसवर्जन के बाद बनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन, जिसको आपने नाम दे दिया HBS पेप्टाइड। अब अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों में सिर्फ 6 पोजीशन पे अमीनो एसिड का डिफरेंस है, राइट। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर, मैंने कहा इस पॉपुलेशन में 3 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स मिलेंगे, राइट। ट्रिपलेट देयर इज चेंज, नो चेंज इन फंक्शनलिटी, देन सिंपल हाउ वी हैड लर्न दैट ऑन ट्रिपलेट देयर इज नो, ओके रजल वी स्टडीड, राइट, जो हम कोडॉन कहते हैं ना बेटा mRNA में, उसमें को डीएनए की फॉर्म में हम ट्रिपलेट का नाम देते हैं। ट्रिपलेट में आपने सारे बेसिस पे चेंज नहीं किया, अगर आप ट्रिपलेट के सारे बेस चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं आता, या आप थर्ड बेस को चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं आता, बट आप यहाँ इस ट्रिपलेट के अंदर इसके सेकेंड बेस को ऑल्टर कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ द ऑल्टरेशन इन द सेकेंड बेस डिफरेंस आएगा ही आएगा, कोडॉन चेंज होगा ही होगा, अमीनो एसिड चेंज होगा ही होगा। समझ आया ना पॉइंट, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट, तो हम फंक्शनैलिटी में अगर चेंज हो जाएगा बेटा, तो फंक्शनैलिटी में चेंज होगा, तभी तो मिससेंस कह रहे हैं। अगर फंक्शनैलिटी में चेंज ना होता तो सेम सेंस म्यूटेशन कह देते, तो हम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया ना पॉइंट। नाउ वी से बच्चा, इसके अंदर हमने कहा हमारे पास 3 टाइप के जीनोटाइप पॉपुलेशन में पॉसिबल है। बहुत ध्यान से जीनोटाइप का एनालिसिस समझना, ये चेन वाला सीक्वेंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ऐसे जो जीनोटाइप मेरे पास अवेलेबल है, वो जीनोटाइप है HBA, 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 HBS, HBS, HBS। अब अगर मैंने कहा कि मेरे पास HBA, HBA है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर मुझे पता है ट्रेट नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली नॉर्मल इन नेचर, वो बिल्कुल नॉर्मल है हमारे पास, वो ट्रेट को शो नहीं करेगा। उसके पास कोई ऐसा ग्लूटामिक एसिड से वेलिन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, उसके पास नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड ही प्रेजेंट, राइट, सब कुछ उसके पास नॉर्मल ही प्रेजेंट, राइट। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि हाँ अगर मेरे पास HBS, HBS है, तो HBS, HBS is going to have a sickle cell disease. Why I called it as a sickle cell disease, not a trait, rather sickle cell disease, because that HBS, HBS will form the HBS peptide, that's a mutated beta globin chain. अब ये जो मेरे पास बेटा, यही कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, जो म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन बनी है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है, बट इसका जो रोल है दैट इज हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें आप टेट्रामर स्ट्रक्चर बनाते हो उसका, जहां पर आप कहते हो HB अल्फा 2 बीटा 2 बनता है, ये बीटा चेन जो म्यूटेटेड वाली है, ये भी जाके बीटा 2 बनाती है, ये भी जाके आपका HB का टेट्रामर की फॉर्मेशन करती है, वहां पर वो टेट्रामर प्रोटीन का पेप्टाइड का बनता है। लेकिन जो हमारे पास वो टेट्रामर की सिंथेसिस कर रही है, सबसे मेन चीज जो टेट्रामर की सिंथेसिस मेरे पास हो रही है, राइट, वो टेट्रामर की सिंथेसिस में हम बस इतनी चीज को ध्यान रखते हैं, राइट, सिर्फ उस पॉइंट को हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास वो टेट्रामर बना है, अगर लेट अस सपोज सेल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एट दैट स्टेट वो वेलिन जाके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर लेता है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन की मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, व्हिच आर कॉल्ड ग्लाइकोफोरेंस। ग्लाइकोफोरेंस के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने की वजह से शेप ऑफ द आरबीसी डिस्टॉर्ट एंड द आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड इन नेचर, आरबीसी बिल्कुल स्क्वीज्ड हो जाते हैं और सिकल शेप हो जाते हैं।
एंड बिकॉज ऑफ द सिकल शेप्ड इन नेचर जो आरबीसी बन जाते हैं मेरे पास, राइट, तो ये जो मेरे पास सिकल शेप्ड आरबीसी बने, इसकी वजह से इनका फंक्शनल सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, एंड रिडक्शन इन द फंक्शनल सरफेस एरिया, राइट, यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, दैट द प्रोडक्ट इज कि मेरे पास सारे फंक्शनैलिटीज के रिड्यूस हो जाते हैं, एनिमेटिक कंडीशंस आ जाती है, हीमोलाइसिस होना शुरू होता है, और अल्टीमेटली फंक्शनल डैमेज हो जाता है, राइट। तो ये मेरे पास फंक्शन किसका है, एचबीएस वाले इंडिविजुअल का है, जिसके अंदर अगर 100 बीटा चेन बनी थी तो अभी भी 100 बीटा चेन ही बनी है, लेकिन वो 100 की 100 बीटा चेन म्यूटेटेड है, कोई भी फंक्शनल नहीं। समझ आया ना पॉइंट? अब मैंने कहा बेटा मेरे पास जो HbA-HbS है, जो इंडिविजुअल मेरे पास HbA-HbS जीनोटाइप कैरी कर रहा है, इसका मतलब उसके एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अलील HbA है, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे मींस उसी में होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे मेंबर के ऊपर उसके पास अलील HbS है। तो HbA अलील तो नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन देगा, लेकिन HbS आपका म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन देगा। बिकॉज HbS ने म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन दी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 100 बीटा ग्लोबिन चेन बनानी होगी तो उसमें से 50 आपकी नॉर्मल आएंगी, 50 आपकी म्यूटेंट आएंगी, तो 50 नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन्स आर देयर, 50 म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन आर देयर, और ये बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, इनको कोई सिकल शेप का ट्रेट दिखेगा ही नहीं आपको, राइट, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी अनटिल अनलेस जब तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं हो जाती। जैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जो इसकी 50 HbS की चेन थी ना, HbS पेप्टाइड थी जो बीटा ग्लोबिन चेन बनी हुई, ये अपना हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शुरू करती हैं, ये आरबीसी को वापस से स्क्वीज शेप करती हैं, फिर से आरबीसी की शेप डिस्टॉर्ट होती है, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट इन द कंडीशन कि हमारे पास ये कंडीशन नॉर्मली चलती रहती है, ठीक है, तब जाके हमारे पास वो डिसीज को शो करते हैं। तो इसका मतलब HbA-HbS वाला, राइट, तभी मैं कहती चीज ध्यान से समझना, HbA-HbS वाला सिकल सेल ट्रेट देता है, वो डिसीज नहीं देता। अगर इंडिविजुअल में, अब मैं बात फिर से मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, तीनों साथ साथ नोट करते जाओ, 3 जीनोटाइप मेरे पास बने, देखो ये 3 जीनोटाइप मेरे पास है, HbA-HbS, राइट, सानिया एंड अंकुर, आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, HbS, ठीक है। अगर मैं HbA की बात करती हूँ तो इसमें तो कोई डिफेक्ट का चांस ही नहीं, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई म्यूटेड बीटा ग्लोबिन चेन बनी नहीं। अगर मैं HbS वाले की बात करती हूँ तो इसमें अगर 100 चेन मैंने HbA वाले में बनाई थी जो बिल्कुल नॉर्मल था, HbS वाले में भी 100 चेन बनी है, कोई नंबर कम नहीं हुआ चेन बनने में, लेकिन वो 100 की 100 चेन म्यूटेटेड बनी, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, म्यूटेटेड होने की वजह से, राइट, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में बेटा एट अ टाइम जरूर कम होती है, ऐसी कभी कोई सिचुएशन नहीं आती कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ना, राइट, थोड़ा भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गया तो उस केस में जो आरबीसी के नंबर आपको पहले मिल रहे थे वो आरबीसी के नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। धीरे धीरे जब इंडिविजुअल ग्रो करता चला जाएगा तो इंडिविजुअल के ग्रो करने के साथ साथ ऐसे ही वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे आएगा, उससे पहले ही इसका सर्वाइवल रेट खत्म हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो तभी तो हम कहते हैं HbS वाले के अंदर सडन लिथैलिटी नहीं है, समझ आया पॉइंट? इट इज नॉट हैविंग द एब्सोल्यूट लिथैलिटी, रादर इट्स अ केस ऑफ द सब लिथैलिटी, कि वो 14 साल की उम्र तक तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी शुरू होती है तो बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम आरबीसी के नंबर अबंडेंट चाहिए होते हैं, उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, उस टाइम ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो उस टाइम सिकल शेप्ड आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाता है, राइट, और वो कंटेंट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। समझ आया सामने पॉइंट, राइट? तो इसी वजह से मैंने उसे डिसीज्ड का एंड डाइड बिफोर गेनिंग मैच्योरिटी। अब मेरे पास इंडिविजुअल HbA-HbS है, अगर इंडिविजुअल बेटा HbA-HbS है मेरे पास तो इस कंडीशन में A वाला तो नॉर्मल देगा ना, HbS वाला मेरे पास म्यूटेटेड देगा, तो इसका मतलब टोटल में से हाफ चेन मेरे पास म्यूटेटेड होंगी, हाफ चेन नॉर्मल होंगी, मींस कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि इसमें डिसीज आ गई। डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि 50% आरबीसी तो अभी भी नॉर्मल रहेंगे, 50% आरबीसी क्या होगी आपके डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग एज अ कैरियर। अब कंसेप्ट समझ आया सबको अच्छे से? Why we stated as a carrier? अच्छा, इस कंसेप्ट से ये समझ आया क्या HbA-HbS is showing the codominance? Is HbA-HbS is showing the codominance? Yes or no?
राइट, ये क्लियर होता है बेटा? इज इट शोइंग द कोडोमिनेंस ट्रेट? यस ना? हाउ कोडोमिनेंस इज बीइंग विजिबल? क्योंकि HbA वाला मेरे पास तो क्या दे रहा है, नॉर्मल पेप्टाइड दे रहा है, और HbS वाला मेरे पास क्या दे रहा है यहाँ पर, म्यूटेटेड पेप्टाइड दे रहा है। क्या? तो ऑक्सीजन टेंशन जरूर होनी चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा भी है, राइट, इट रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड्स एक्सपोजिशन ऑफ द बीटा चेन बाय अमीनो एसिड वेलिन, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, मींस जुड़ने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से अंडर लो ऑक्सीजन कंटेंशन, causing the change in the shape of RBC from biconcave to the elongate vesicle-like structure. Right. So this is basically being the condition which we observed in the complete जो हमने हीमोग्लोबिन के प्रोसेस के अंदर, राइट, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सिकल शेप्ड कंडीशन में ऑब्जर्व की। फाइन। अब उसके बेसिस पे मैंने कहा यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन, फिर उसके बाद उसके प्रोसेस पे आती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जहाँ पर क्वालिटेटिव ट्रेट है, एम आई राइट? राइट, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट और क्वालिटेटिव ट्रेट में डिफरेंस क्या होगा, कौन समझाएगा मुझे जल्दी से? Difference in between the qualitative trait and quantitative trait. नाम से समझने की कोशिश करो। Okay, fine. Okay. Now quantitative, yes, right. सबके आंसर मुझे थोड़े सही मिले हैं, राइट, बस थोड़े ब्रेक के साथ है, वही स्टार्ट करती हूँ कि कैसे कंप्लीट करने हैं आपने, राइट। वी सिंपली से बच्चा, हमने सिर्फ इतना कहा कि आप किसी ट्रेट को कैसे डिसाइड करते हो कि वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है। A trait can be qualitative when the number of beta globin chain, अगर मैं यहाँ इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊँ, अगर नंबर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन आपकी उतनी ही बन रही है जितनी नॉर्मल स्टेट में बनी है, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव ट्रेट। समझ आया? क्वांटिटेटिव ट्रेट का मतलब एक ऐसा ट्रेट जहां पर क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन जहां क्वांटिटी चेंज नहीं हुई लेकिन क्वालिटी चेंज हुई है, वो क्वालिटेटिव ट्रेट। आपने मुझे सबने आंसर दिया इनहेरिटेंस का, यही कंसेप्ट बेटा आप सबको क्लियर करना है। अगर मैं इनहेरिटेंस बोलूंगी, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, दैट क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इज बीइंग द वन व्हिच इज डिफाइंड एज द, राइट, जो फॉलो अप कैसे होता है हमारे पास, एज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। So we simply say that sickle cell anemia जो हमारे पास अभी हमने देखा, it's an autosomal recessive disorder because in recessive state this disease happen, right? It is being one which is called as a qualitative trait। एक qualitative trait के साथ appear होता है कि actually it improvise the, right? इसमें हम sickle cell anemia में क्या पढ़ रहे थे, improvise the quality को basically improvise कर रहे हो आप यहाँ पर, कैसे आप ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन को डाल रहे हो, भले उसका फंक्शन improvise नहीं हो रहा लेकिन हाँ आप उसकी क्वालिटी को improvise कर रहे हो, right? And this is being defined as the qualitative trait, fine, right? So इसीलिए हमने नाम क्या दिया इसे बेटा यहाँ पर, qualitative trait, and it's an example of the missense mutation। missense के अंदर भी substitution mutation में भी transversion, right? Then we will say it is causing, it is because of resulting in the sublethality का मतलब the lethal gene will be active only before the reproductive maturity, right? And it is showing the codominance in the heterozygous state as we know, and it is showing the pleiotropy, क्योंकि primary effect इसका क्या है, सिकल शेप्ड आरबीसी बनना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, उसी के अलावा उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या जाते हैं यहाँ पर, हिमोलाइसिस होना, वी कैन से कंप्लीट अनीमिया होना, स्प्लीन रप्चरिंग होना, राइट, उसी के बाद रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म होना या बीएमआर रिड्यूस होना, दे आर ऑल द पॉइंट व्हिच आर रिजल्टिंग इन दिस सिकल सेल एनीमिया। समझ आया सबको यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का? अब ये चीज याद रखना, sickle cell anemia is a qualitative trait which follow qualitative type of inheritance, correct? It's being the one which is a qualitative trait but never found, right? कभी भी हमें यहाँ पर quantitative inheritance नहीं मिलेगा, we always found the qualitative inheritance, क्योंकि मेंडलिज्म फॉलो करेंगे ही करेंगे। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट? हाँ जी, अब फटाफट से ये 5 क्रॉसेस हैं आपके सामने। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस आउट ऑफ द 5 आर
completely visible in the generation. Quickly guys, and see the symbol, right? सिकल सेल ट्रेट है, सिकल सेल डिसीज है, मुझे वो आपको बताने हैं जो करते हैं, जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं बताने, राइट? मीन्स ऐसे आपको मुझे बताने हैं जो पॉसिबल हैं, जिनका मैं क्रॉस करा सकती हूँ. ओके, ओके. हाँ जी गाइस, ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपसे, राइट? और एक क्वेश्चन में भी शायद डिस्कस किया हुआ, राइट? उसी पार्ट को मैं एक बार बताती हूँ. What I said बच्चा, right? I simply say that अगर मुझे ये प्रॉपर एक क्रॉसेस दे रखी है, okay, because of this हमने कहा ये this one as a normal hemoglobin and this one as a sickle cell disease and this is being the one sickle cell trait. फाइन. अब मैंने कहा यहाँ पर जो फर्स्ट क्रॉस है, फर्स्ट क्रॉस में ध्यान से देखना, फर्स्ट क्रॉस में दोनों पेरेंट ही मुझे क्या दे रखे हैं, सिकल सेल डिसीज वाले दे रखे हैं, तो दोनों का जीनोटाइप क्या होगा बच्चा, राइट? फर्स्ट क्रॉस के अंदर व्हाट्स द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट, राइट? दैट इज एचबीएस दोनों का जीनोटाइप होगा, राइट? बिल्कुल ठीक है. अगर एचबीएस है तो क्या ये ट्रेट पॉसिबल है, right? Is this particular possibility of the cross? No. Why? Because HPS do not reproduce. It will die before reproductive maturity. इसी वजह से HPS introduce नहीं करेगा ना, right? Because it's going to have the complete, हमारे पास reproductive maturity को रखते ही नहीं अपने पास, exactly they will die. सेकंड में भी क्या दे रखा है मुझको, सेकंड में भी यहाँ पर प्योर लाइन क्रॉस दे रखा है, HBA को HBS से कराओगी, राइट? तो वापस से मुझे प्रोजेनी नहीं मिलेंगी, फिर से रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से पहले डाई हो जाएगा, राइट? थर्ड वाले के अंदर वी सिंपली से, राइट, इन द थर्ड के अंदर हमारे पास किसके बीच में क्रॉस हो रहा है, HBS एंड HBS. ये तो बिल्कुल प्रॉपर है, तो यहाँ तो मुझे मिलेगा. अच्छा, यहाँ पर जो मुझे 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगी, राइट, वन इज गिवन एज HBS, राइट? तो वो HBS कौन होगी जो हमेशा गिवन होगी? अगर हम थर्ड कराते हैं तो HBS वाला इंडिविजुअल जो हमारे पास आएगा, राइट, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड एज अ फीमेल इन दिस कंडीशन, राइट? तो हमने कहा ये हमारे पास बनेगा, तो इसमें तो हम यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं बना सकते कि मेल होगा या फीमेल होगा, बिकॉज इट्स एन ऑटोसोमल ट्रेट इटसेल्फ, राइट? फोर्थ वाला बताओ इसके अंदर, राइट? अच्छा, फोर्थ वाला आउट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, कौन सा क्रॉस है? फोर्थ वन इज आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, राइट? कौन सा क्रॉस प्रेजेंट है? ओके, स्पेसिफिक हो जाओ अभिषेक आंसर में. आउट क्रॉस, वेरी गुड. यस अशोक, राइट, आउट क्रॉस, बिल्कुल ठीक है, आउट क्रॉस हो जाएगा, राइट? अगर आउट क्रॉस है तो वापस से मेरे पास आ गया यहाँ पर सिंपल रिजल्ट. नाउ फिफ्थ वाला फिर से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर से मैं क्या कहूंगी यहाँ पर, राइट, कि जो मेरे पास ये है दैट इज कंप्लीट जो मुझे दे रखा है, राइट? एक पेरेंट जो दे रखा है उसमें सिकल सेल डिसीज दे रखी है, विच इज वंस अगेन नॉट गोइंग टू बी फर्टाइल इन नेचर, राइट? तो हमारे पास नॉट फर्टाइल, दैट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एज डाई बिफोर, दैट्स व्हाई वी कंसिडर ओनली थर्ड एंड फोर्थ एज अ करेक्ट. अब फटाफट से मुझे बता दो, राइट, which of the following Mendelian crosses will not be possible in sickle cell gene inheritance, right? Options are, right, लिखो question, which of the following, which of the की जगह लिखो how many of the following, how many of the following Mendelian crosses are not possible, how many of the following Mendelian crosses are not possible while doing sickle cell gene inheritance, while doing sickle cell gene inheritance. Number first, pure line crossing. Number first, pure line crossing. Second, F1 selfing. Pure line crossing, F1 selfing. Third, test cross. Fourth, out cross. Fifth, back cross. हाँ जी, फटाफट से बता दो मुझे, जल्दी से. इनमें से कौन कौन से हैं जो पॉसिबल नहीं है?
नाम लिख के बताओ। और सेकंड थर्ड है, मुझे नहीं याद मैंने दिए क्या। 1 to 5, ओके, यस, वेरी गुड। प्योर लाइन क्रॉस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्योर लाइन आपका एचबीएस इंडिविजुअल तो करेगा ही नहीं। ये सबसे मेन याद रखना, टेस्ट क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। टेस्ट क्रॉस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में F1 तो आप ले लोगे, लेकिन रेसेसिव पेरेंट कहाँ से लाओगे, बिकॉज इट्स अ रेसेसिव डिसऑर्डर। It's a recessive disorder. That's why you couldn't come up with the recessive one. That's why test cross is not possible. Back cross के बारे में हम क्या लिखेंगे? Back cross ब्रैकेट टेस्ट क्रॉस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बैक क्रॉस में आउट क्रॉस पॉसिबल है, राइट। बैक क्रॉस तो दोनों ही होते हैं ना, तो इसी वजह से हम लिखेंगे बैक क्रॉस बैक ब्रैकेट टेस्ट क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। अब समझ आया सबको पॉइंट? F1 की सेल्फिंग पॉसिबल होगी, HBS इंटू HBS भी मिलेगा, राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब फटाफट से एक मुझे यहाँ पर क्वेश्चन लिखो और उसमें बताना। ये क्वेश्चन ना अभी जो अब आपको शायद अभी आई डोंट नो आइडिया है नहीं है, राइट, बट नीट ने बेसिकली एग्जाम से पहले कुछ सैंपल क्वेश्चंस बच्चों के लिए निकाले हैं, राइट, और वो सैंपल क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, तो वही मैं आपको भी सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चन, राइट। सो राइट अ क्वेश्चन एंड देन टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी of offspring with sickle cell trait is achieved, of sickle cell trait, offspring with sickle cell trait, when sickle cell trait when F2 selfing is done to produce F3 generation, when F2 selfing is done to produce F3 generation। जल्दी से आंसर बता दो इसका फटाफट से। F3 बनाओ, F3 अभी तक बना ही नहीं है, पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा आज F3 बनवा लूँ आपसे जरा। F2 selfing to form F3 generation, जल्दी से, ताकि मुझे समझ आ जाए जरा F3 बनती कैसे, आपको पता है या नहीं पता। हाँ जी, कैसे बनाएंगे बेटा F3? थोड़ा सा आइडिया बताओ मुझे जरा। F3 बनाते टाइम F2 में आप कौन कौन से क्रॉसेस कराओगे ताकि आपका ये बन जाए? फाइन HBA पूरा लिखो बेटा। Okay guys, now let me solve the question. तो मुझे तो मिले हैं यहाँ पर। आंसर किसका आया? Anyone with an answer? थोड़ा बहुत आइडिया मुझे दो ताकि मुझे भी क्लियर हो कैसे कर रहे हो क्वेश्चन।
Okay. Now let me solve the question. हाँ जी, F2 की selfing हमें करनी है 1/2. Okay, F2 selfing to produce F3 generation. ये हमें करना है F2 की selfing करनी है ताकि हम produce कर सकें F3 generation. अभी हम ये कैसे करते हैं that we have to see. So we simply say right. अब पहली बात तो ये है कि F2 में आएगा कौन कौन. तो HBS तो हटा ही दो. आपका कौन बचा HBA राइट. उसी के बाद HBS ये दो आपके बच गए यहाँ पर. ठीक है ना. राइट. स्क्रीन मैंने हटा दिया अंशिका. मैं चार्ट पे लिख रही हूँ बेटा. राइट. अब ध्यान से इसमें सब देखना. नाउ वी से हमने पहला क्रॉस जो किया वो HBA क्रॉस विद HBA ये हो गया मेरे पास फर्स्ट क्रॉस. अच्छा, तो फर्स्ट क्रॉस विच आई हैव टू मेक. ठीक है. आंसर निकालते जाना. एंड अगर मैं ये क्रॉस करती हूँ तो आई गेट द रिजल्ट एज नो सिकल सेल ट्रेट मेरे को नहीं मिलेगा. अब मैं क्रॉस किसके बीच में करूंगी यहाँ पर HBA क्रॉस विद HBS ये मेरे पास हो गया सेकेंड क्रॉस. और अगर मैं सेकेंड क्रॉस का रिजल्ट देखती हूँ तो मुझको यहाँ पर राइट HBA इसका आउट क्रॉस सिंपल हो गया. तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1/2 सिकल सेल जो कैरी करें सिकल सेल ट्रेट इंडिविजुअल्स. ठीक है. अब तीसरा क्रॉस भी मैं कर सकती हूँ HBS क्रॉस विद HBS. दोनों का एक साथ भी तो हो सकता है ना. दैट इज गोइंग टू बी दी थर्ड क्रॉस. और अगर इस क्रॉस को देखा जाए तो मेरे पास वापस हेटेरोजाइगस कितने दैट इज 1/2 एज सिकल सेल. ठीक है. अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास दोनों क्रॉसेस से आ रहे हैं. तो 1/2 बाय द वन क्रॉस प्लस 1/2 बाय द अनदर into 1/2 by the another cross. दोनों क्रॉसेस से आ गए मेरे पास. या अगर मैं सिंपल निकाल लूँ इसको तो मेरे पास 4 प्रोजेनी वहाँ पर 4 प्रोजेनी वहाँ पर और 4 आ गए. तो आई विल गेट एन आंसर 4/8. समझ आया क्वेश्चन? यस एवरीवन. हाउ वी हैव डन द क्वेश्चन. अब पहले तो मुझको ये समझाओ जरा F2 की जो सेल्फिंग होती है F3 निकालने के लिए. F2 की सेल्फिंग जब हम करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट F3 जनरेशन तो हम कैसे करते हैं F2 की सेल्फिंग. F2 की सेल्फिंग का मतलब एक बार जैसे मैं कैपिटल T वाला एग्जांपल लेके चलती हूँ. मेरे पास F2 कौन सा आता है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t. तो एक तो आप क्रॉस कौन सा करोगे कैपिटल T इंटू कैपिटल T. एक क्रॉस कौन सा करोगे जब कैपिटल T को कैपिटल T स्मॉल t से कराओगे. सेल्फिंग का मतलब क्या होता है उस इंडिविजुअल के बीच में कराना या उस जनरेशन के दो इंडिविजुअल्स के बीच में कराना. तो आपने उस इंडिविजुअल के बीच में तो करा लिया दैट इज कैपिटल T इंटू कैपिटल T हो गया. साइड रख दिया इसको. दूसरे क्रॉस पे आ गए कैपिटल T इंटू कैपिटल T स्मॉल t. तीसरे क्रॉस पे आ गए कैपिटल T इंटू स्मॉल t कैपिटल T वाला फिक्स हो गया. अब कैपिटल T स्मॉल t करेंगे. अगर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T के साथ तो हो चुका है लेकिन स्मॉल t के साथ नहीं हुआ तो वो कर दिया. चौथा क्रॉस हो गया कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t. फिफ्थ कौन सा हो गया कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t. और लास्ट कौन सा हो गया स्मॉल t इंटू स्मॉल t. तो 6 हो गए हमारे पास F2 की क्रॉसेस. ताकि हम क्या निकाल सके बेटा यहाँ पर वी कम अप टू बी दी आंसर. हम यहाँ पर आंसर पे क्या आ जाए सिंपली राइट कि हमारे पास जो टोटल प्रोजेनी बनी है जो टोटल मेरे पास प्रोजेनीज आई हैं राइट टोटल जो क्रॉसेस आए 6 क्रॉसेस आएंगे और उसके बेस पे मैं आंसर निकाल.
ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो F2 दे लेना है, F2 मेरे पास क्या है, HBA 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 HBS HBA HBS एंड HBS HBS। तो HBS HBS वाले को तो हटा दो क्योंकि वो तो F3 बनाएगा नहीं कभी। तो HBA HBA इंटू HBA HBA कर दिया, पहला क्रॉस हो गया, सेल्फिंग वाला हो गया ना सिंपल, राइट। तो मैंने कहा इसमें तो कोई सिकल से ट्रेड आने की चांस नहीं है। दूसरा क्या हो गया कि HBA किसके साथ पेयर अप कर जाए, HBA HBS के साथ कर जाए। तो अगर HBA HBS के साथ कर गया तो मेरे पास 4 प्रोजेनी में से 2 डिसीज आ गए। तो मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पर 2/4, या मैं सिंपल इसको नॉर्मली भी लिख सकती हूँ, राइट। देन मैंने क्या कहा यहाँ पर, नेक्स्ट मेरे पास आया, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, HBA HBS फिर से क्रॉस किसके साथ कर सकता है, HBA HBS के साथ, राइट। अगर फिर से करेगा तो मेरे पास ये कौन सा हो गया, F1 की सेल्फिंग, F1 की सेल्फिंग में F2 आएगा, F2 के अंदर अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास 4 होंगे, 4 में से वापस से 2 आए, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल प्रोजेनी देखूं तो टोटल प्रोजेनी कितनी आ रही है, 8। टोटल प्रोजेनी मेरे पास कितनी आ रही है, 8। 8 में से पहले वाले में भी 2 आ रही है, अगले वाले में भी 2 आ रही है, तो 4/8 हो गया ना, राइट जोया। समझ आया पॉइंट सबको, एवरीवन अंडरस्टूड विद द क्वेश्चन, राइट। क्लियर हुआ F3 में कैसे निकालना है, किसी को कोई डाउट? यस गाइस, अगेन बच्चा मैंने यहाँ पर सेकंड क्रॉस, ओके, सेकंड क्रॉस और थर्ड क्रॉस जो कराया, सेकंड क्रॉस में मेरे पास 2 आए 4 में से, थर्ड क्रॉस में भी मेरे पास 2 आए 4 में से, राइट। तो टोटल कितनी प्रोजेनी हो गई मेरे पास, 8। 8 में से कितनी प्रोजेनीज मेरे पास अफेक्टेड आई है, दैट इज 4। आई गेट द आंसर 4/8, और वी कैन से सिंपली 1/2। Understood now? Yes, clear? Everyone in the class? Yes, Ankur, Rana, Tanya, Kushagra, Anushri, Riya, Lipika, Rajul, Dishan, Agriti. ओके गुड, राइट। तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन क्लियर। सिकल सेल एनीमिया डन है बच्चे से, राइट। कैसे करना है, राइट। यस राना, HBS को कैसे हटाया, वो तो बच्चा HBS को इसीलिए हटा दिया ना राना, क्योंकि वो तो आगे आपका सब लिथैलिटी की वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से पहले डाई कर जाएगा, तो उसको कभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचाओगे ही नहीं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज याद रहेगी कि सिकल सेल एनीमिया, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेमशिप म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर देते जाओ। इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेमशिप म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन बेटा, ट्रांसवर्जन, राइट। एडेनाइन को थाइमिन में चेंज किया, ट्रांसवर्जन, राइट। उसी के साथ नेक्स्ट वन, राइट। इट रिजल्ट्स इन अ मिससेंस, सेम सेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस, सेम सेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन, missense, very good, missense mutation. What is the ratio for its codominance, what's the ratio for its codominance cross, ratio for its codominance cross, 1:2:1, very good, 1:2:1। codominance के लिए 1:2:1 आती है ना हमेशा, जहाँ F1 की सेल्फिंग से F2 निकालोगे। what's the ratio of the lethal gene, lethality केस की क्या रेशियो है, 2:1, वेरी गुड, 2:1 इज रेशियो फॉर द लिथैलिटी। तभी हमने उसको इग्नोर कर दिया ताकि हम रेशियो क्या ला सके वापस से, 2:1, गुड, राइट। सो एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक। अब इसी में बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, राइट। इसी के बाद हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ने के बाद नाउ मूविंग टू दी थैलेसीमिया। बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि उसके बाद आप एक डिफरेंस टेबल बनाने वाले हो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बहुत आता है इनके डिफरेंसेस पे, और नीट भी पूछ चुका है रादर क्वेश्चन इनके ऊपर। तो अब सबसे पहले आते हैं बेटा थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया इज ऑल्सो बीइंग अ ब्लीडर्स डिसीज, इसको भी हम ब्लड डिसीज का नाम देते हैं। ये बेसिकली एक रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट है। बस सबसे मेन जो आपको याद रखना है ना बेटा, थैलेसीमिया इज बीइंग द वन, राइट। इवन यस, बिल्कुल बिल्कुल आकृति, होमोजाइगस डाई करता है, डिपेंड करता है होमोजाइगस डोमिनेंट करेगा या रेसेसिव करेगा, कोई एक, ऐसे थोड़ी सबसे डाई कराओगे, कोई एक ना, राइट। क्योंकि हेटेरोजाइगस में तो सर्वाइव कर रहे हो, तो इसका मतलब डोमिनेंट वाला आपका डाई करेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब समझ आया, राइट। नाउ थैलेसीमिया बेटा एक ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट है, एक ऐसा जीन डिसऑर्डर है जो अराइज होता है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस। अब अगर आप बेस का इंसर्शन और डिलीशन करा रहे हो तो नाउ टेल मी, आर यू डूइंग सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? इफ अ म्यूटेशन, वेरी गुड रिया, फ्रेम शिफ्ट, बिल्कुल सही। अगर मैंने कहा बच्चे हमारे पास नो जोया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेटा, अगर मैं डिलीशन कराती हूँ तो डिलीशन होने की वजह से मैंने कहा एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, और अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया तो क्या वो अल्फा या बीटा चेन बनेगी या नहीं बनेगी हमारे पास?
राइट अगर मैंने किसी एक ग्रुप पे डिलीशन करा दिया, फ्रेमशिप म्यूटेशन करा दिया, तो आगे तो वो चेन सिंथेसाइज ही नहीं होगी। राइट तो अब थैलेसीमिया में होता क्या, बहुत ध्यान से समझना। थैलेसीमिया में हम जीन का म्यूटेशन कराते हैं, जहां पर आप एक स्पेसिफिक बेस को या फिर एक या दो बेस को राइट डिलीट करा देते हो। यू गेट द सेगमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम देयर, राइट डिलीट करा देते हो बेसिकली, और वो डिलीटेड होने की वजह से जो ग्लोबिन चेन बनती है वो डिस्टॉर्टेड बनती है, वो बनती नहीं है एक तरीके से कभी कभी। राइट तो अब मेरे पास क्या हो जाता है कि इस कंडीशन के अंदर राइट देयर इज अ रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ मेन ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाता है, और उसके सिंथेसिस को कंपेंसेट करने के वजह से दूसरा ज्यादा बन जाता है। और जब वो दूसरा बन जाता है तो जब वो फ्री स्टेट में रहता है वो कोएगुलेट करता है, प्रेसिपिटेट करता है, आरबीसी की फंक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। राइट एंड अल्टीमेटली हम यहाँ पर सिंपली स्टेट करते हैं इसको कि इट इज गोइंग टू बी द वन राइट जो हमारे पास अनीमिया भी कॉज कर रहा है, बहुत सारे और डिसऑर्डर्स भी कॉज कर रहा है। right so it is being the one beta which is an autosomal recessive disorder originate जो हुआ मेडिटेरियन रीजन में because of the mutation और deletion की वजह से right and this is being the one जो हमें group of disorder क्यों कहते हैं, because it's related with the synthesis of the globin polypeptide। अब जानते हो आरबीसी के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड मेन है, अल्फा एंड बीटा। तो सॉरी आरबीसी कह रही हूँ, आपका हीमोग्लोबिन के अंदर, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अल्फा बीटा तो चाहिए। थैलेसीमिया का काम क्या है, थैलेसीमिया इज बीइंग द वन, अगर मान लो किसी इंडिविजुअल में अल्फा थैलेसीमिया तो उसके अंदर अल्फा चेन के नंबर कम बनेंगे, लेकिन उस नंबर कम जो बना उसको पूरी तरीके से एकोमोडेट करने के लिए बीटा ग्लोबिन के चेन के नंबर बढ़ जाएंगे, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना। इट विल रिजल्ट इन द कंडीशन एज द कंप्लीट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व चेंजेस। फाइन राइट अब समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से। तो वी सिंपली से दैट द थैलेसीमिया, अब मुझे ये समझा दो तो थैलेसीमिया क्या लग रहा है, इज इट अ क्वालिटेटिव ट्रेट और अ क्वांटिटेटिव ट्रेट? कौन सा ट्रेट लग रहा है? थैलेसीमिया इज लुकिंग लाइक अ क्वांटिटेटिव ट्रेट और अ क्वालिटेटिव ट्रेट? क्वांटिटेटिव, वेरी गुड। व्हाई वी नेम क्वांटिटेटिव? अब यहाँ ध्यान से मेरी एक बात सुनना और इसको गलती से भी गलत मार्क मत करके आना। थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव ट्रेट बट फॉलो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मेंडेलियन है बेटा, इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव है, लेकिन ट्रेट क्वांटिटेटिव है क्योंकि नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं इसी वजह से। याद रहेगी स्टेटमेंट? राइट तो देखो इसमें थैलेसीमिया इज राइट हमारे पास क्या है यहाँ पर, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव एंड अ क्वांटिटेटिव ट्रेट while it follow qualitative inheritance। qualitative inheritance को follow करता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को follow करता है, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, प्रॉपर मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करेगा, प्रॉपर ये शो करेगा कि हमारे पास मेंडलिज्म कैसे मूव करता है, कैसे हम यहाँ पर हेटेरोजाइगस होमोजाइगस की कंडीशन देते हैं, लेकिन बस एंजाइम की डेफिशिएंसी को मेजरली क्रॉस करते हैं। ठीक है राइट अब क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ आया रजुल? राइट अब मैं इसके ही दो टाइप पढ़ाती हूँ। इसके मेन दो टाइप कौन से होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। नाउ व्हाट द कंडीशन, बहुत ध्यान सुनना। ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, 16th क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है, वन इज HbA1 एंड अनदर जीन इज HbA2। अब ये जो मेरे पास दो जीन प्रेजेंट है एज HbA1 एंड HbA2, HbA1 का काम है अल्फा 1 पेप्टाइड बनाना, HbA2 का काम है अल्फा 2 पेप्टाइड बनाना, और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों कंबाइन होके अल्फा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस करते हैं। तो वंस अगेन क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन्स प्रेजेंट है, HbA1 HbA2। HbA1 is responsible to form the right alpha 1 peptide, HbA2 is going to perform the alpha 2 peptide, both alpha 1 and alpha 2 peptide coincide together form the alpha globin chain। but let us suppose there is a deletion occur on the 16th chromosome P arm where this protein is being present। इस जीन में किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस का डिलीशन कर दिया राइट या फिर वो सेगमेंट ही बेसिकली डिलीट हो गई राइट। सो वंस वी विल से देयर इज बीइंग द डिलीशन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 बिकॉज 16 क्रोमोसोम पे डिलीशन हुआ जिसकी वजह से अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो गया। तो अल्फा ग्लोबिन की मान लो मेरे पास 100 चेन बन रही थी तो अब मेरे पास उसमें से 10 ही चेन बन गई, तो बची हुई 90 चेन जो है ना मेरे पास वो बीटा ग्लोबिन की बन रही है ताकि नंबर कंपेंसेट हो सके। अब बीटा ग्लोबिन चेन एडल्ट के अंदर बन रही है लेकिन यंग वंस के अंदर बिल्कुल न्यू बॉर्न्स के अंदर वो गामा चेन बन रही है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स की हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में गामा चेन दिखती है, जैसे जैसे हम एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं वो गामा चेन डिस्ट्रॉय होती चली जाती है राइट। तो अब प्रोसेस क्या होता है जिस ह्यूमन के अंदर
राइट, मेरे पास यहाँ पर दिस पार्ट इज बीइंग रिमेनिंग कि आपका यहाँ पर बेसिकली अल्फा ग्लोबिन चेन जो हमारे पास बना है, राइट, वो कम बन रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन ज्यादा बन रहा है, तो बीटा ग्लोबिन चेन क्या करता है, राइट, इट विल कॉज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल टेट्रामर। ये एचबी के साथ मिलके जो एचबी अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2 बनना था ना, राइट, उसकी जगह बीटा 4 लग गया, तो ये टेट्रामर बना दिया। लेकिन क्या ये टेट्रामर स्टेबल होगा हमारे पास? नो, राइट। क्या ये टेट्रामर वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देगा जो हमेशा से मेंटेन कर रखा है? तो हमने कहा इट इज नॉट गोइंग टू गिव दी, आपका यहाँ पर नॉट गोइंग टू गिव दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, गिव दी abnormal oxygen dissociation curve and also form the tetramer, because of which functionality gets reduced in the bodies. समझ आया पॉइंट? दैट्स व्हाई वी डिफाइन एज द अल्फा थैलेसीमिया। याद रहेगा पॉइंट अच्छे से? Complete everyone, right? Okay guys, now moving to the next one, beta thalassemia. Beta thalassemia is being the one जो क्रोमोसोम नंबर 11 के HBB जीन के म्यूटेशन से स्टार्ट हुआ। It arises due to the mutation in HBB gene on chromosome number 11, right? जहाँ हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ऑर्डर में वो HBB जीन हमारे पास ट्रांसफर हुआ है, राइट। अब इसमें हमने क्या डिफाइन किया कि अगर म्यूटेशन हुई तो अब HBB जीन से बीटा ग्लोबिन के चेन के नंबर कम हो गए। मान लो 100 बीटा ग्लोबिन चेन बननी थी, अब 60 या 70 बन रही हैं, तो वो बीटा ग्लोबिन चेन का कहलाया गया, दैट इज बीइंग द वन बीटा थैलेसीमिया माइनर। लेकिन अगर 100 में से मेरे पास बीटा ग्लोबिन चेन जो थी वो 70 थी, या 100 लेट्स सपोज बीटा ग्लोबिन चेन थी एंड 70 हैव बीन लॉस्ट एट अ वन गो, राइट, देन भी हम क्या डिफाइन करेंगे इसको एज अ कंप्लीट, राइट, कॉल्ड एज अ बीटा माइनर। तो जहां पर मेरे पास नंबर बीटा ग्लोबिन चेन के नंबर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं वो मेजर, जहां पर थोड़े से कम हुए वो हमारे पास माइनर। राइट, एवरीवन अंडरस्टूड? तो बीटा ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन कम हो गई जिसकी वजह से अल्फा बन गया। अब एक चीज याद रखना, जो अल्फा ग्लोबिन है वो अनस्टेबल टेट्रामर नहीं बना सकता। अल्फा ग्लोबिन इज नॉट एबल टू फॉर्म दी अनस्टेबल टेट्रामर। अल्फा ग्लोबिन अगर अनस्टेबल टेट्रामर की फॉर्मेशन नहीं करेगा तो इट रिमेन एज सच, ये मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, मेम्ब्रेन को डिस्टॉर्ट करेगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कराएगा, या टॉक्सिक एग्रीगेट्स की तरह इकट्ठा होता चल जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी, राइट, विच इज बीइंग कॉल्ड एज दी, आपका जो पूरा एफिशिएंसी है फॉर्म करने के लिए, राइट, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर फंक्शन को बेसिकली सेटअप फेल। कंप्लीट यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, यस, पीपल इन दिस डाइट। अब देखो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, राइट, हमने इसे क्वांटिटेटिव ट्रेट कहा, ठीक है, लेकिन हमने इसमें डिफाइन किया कि जो हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया, जिसमें से सबसे ज्यादा सेवियर बीटा थैलेसीमिया पॉपुलेशन में भी यही मिलता है, जब नंबर बहुत कम हो जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अ डे की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तब लग जाता है कि हाँ द पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव मोर देन ईयर और 2 ईयर, राइट। उस टाइम पे वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट अगर लेते रहते हैं तो बेसिकली कहा कंसिडर किया जाता है कि आगे एज सच हमारे पास ट्रांसफ्यूजन इसका मूव करता है। समझ आया पॉइंट? राइट, राइट सामने। एवरीवन कंप्लीटेड अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया। अच्छा, गामा चेन पता है सबको? एवरीवन नो अबाउट गामा चेन? यस, न्यूबॉर्न बेबी के हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा बीटा का प्रिकर्सर होता है गामा चेन, प्रिकर्सर फॉर अल्फा बीटा चेन। एवरीवन अंडरस्टूड? हाँ जी, फटाफट से जरा एक टेबल बन जाए डिफरेंस की, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की, जल्दी से। Yes, everyone. Sickle cell anemia and thalassemia are different table. स्टार्ट करें डिस्कशन टेबल का।
Okay guys, now what's the first difference written? पहला difference क्या लिखा है जल्दी से? फाइन और इसके अलावा सबसे पहला डिफरेंस कॉस्ट पे आ जाओ। राइट, सबसे पहला लिखो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एज पॉइंट म्यूटेशन। While thalassemia is caused through frame shift mutation as point mutation. Yes, next उसके बाद now next quantitative और qualitative trait लिख लें। next point क्या हो गया भाई? आंसर क्यों नहीं मिल रहा मुझे? You can unmute yourself and say the answer. Yes, Rana. Qualitative, quantitative पे आ जाओ। Ma'am, sickle cell anemia. Yes. Sickle cell anemia is qualitative inheritance, and thalassemia is also qualitative inheritance. Sickle cell anemia has quantitative trait. But thalassemia is also quantitative trait. तो हम यहाँ पर बस पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया हमारे पास क्या लिखेंगे? सिकल सेल में इट्स अ क्वालिटेटिव ट्रेट विद क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, राइट, बट थैलेसीमिया में राइट क्वांटिटेटिव ट्रेट विद क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है ना? राइट, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नीट 2015 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें ना। उसी के बाद राइट नेक्स्ट क्रोमोसोम भी लिखो। एक में क्या हो रहा है? म्यूटेशन। सिकल सेल में क्या हो रहा है? म्यूटेशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑन HBB जीन, राइट, और उसके अंदर म्यूटेशन थैलेसीमिया में म्यूटेशन कैन बी ऑन HbA1 एंड HbA2 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 एंड HBB जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। मजा आया डिफरेंस नेक्स्ट वन? इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया शो कोडोमिनेंस एंड सबलीथैलिटी, कोडोमिनेंस एंड सबलीथैलिटी, थैलेसीमिया not such reported. Both follow RIA. सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया both follow मेंडेलियन। वो आप कह सकते हो कि मेंडलिज्म को फॉलो करते। कौन सा मेंडेलियन क्रॉस फॉलो तो कर सकता है बेटा वो, वहां तो बस हम अच्छा एक चीज क्लियर कर लो, राइट, ये चीज दिमाग में ना रहे किसी के, चाहे ऑर्गेनिज्म सिकल सेल एनीमिया कर रहा हो उसको या थैलेसीमिया हो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस दोनों फॉलो करेंगे। मेंडेलियन क्रॉसेस, कुछ क्रॉसेस ऐसे हैं जो सिकल सेल में फॉलो अप नहीं हो रहे, ऐसा इसी वजह से नहीं हो रहे क्योंकि HbS फर्टिलाइज नहीं कर सकता, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि मेंडेलियन क्रॉस एप्लीकेबल नहीं है, समझ आया ना पॉइंट, राइट। तो आप वो पॉइंट उसमें मेंशन नहीं करो, ठीक है। हाँ, मैंने वीडियो बेटा अभी बस ऑफ किया है, राइट। तो एक्चुअली आज सुबह से थोड़ी लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, इसी वजह से मैंने ऑफ किया कि कहीं वापस ऑडियो ऑफ ना हो जाए। ऑडियो सबसे वीडियो में चलाई थी, राइट। कंप्लीट, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छे से हो जाएगा। डिफरेंसेस, right, so this is where we completed with the sickle cell anemia and thalassemia, right। so let's begin with the next part, right। next part से शुरू करते हैं। अब इसके लास्ट में कुछ एक दो disorders हैं, right, let's complete about that। और फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराती हूँ उससे रिलेटेड। Okay everyone, now let's talk about some other example of autosomal recessive disorder, right। as other example being the very simple examples हैं, कोई ज्यादा difficulty नहीं है इसमें, right। सिर्फ ध्यान रखना है cystic fibrosis is being the one, right। cystic fibrosis I hope आप लोगों ने zoology में शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, right। cystic fibrosis बेटा एक ऐसा inherited disorder है जो एक mutation में हो रहा है and the mutation is on the chromosome number 7, right। और उस mutation में क्या होता है, chromosome number 7 पे एक gene है which is responsible for producing CFTR protein, that is cystic fibrosis
मेम्ब्रेन रिसेप्टर, राइट, और ये प्रोटीन का, इस प्रोटीन का ना एक चैनल है, बेसिकली इट्स अ चैनल व्हिच हेल्प टू रेगुलेट द कैल्शियम इनफ्लो एंड इफ्लक्स फ्रॉम द सेल, राइट, कैसे कैल्शियम, सॉरी, क्लोराइड इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स फ्रॉम द सेल, सेल से कैसे क्लोराइड का इनफ्लक्स होगा और इफ्लक्स होगा, यस, तो इसमें हम क्लोराइड के चैनल को, एक क्लोराइड का ही चैनल है, रेगुलेटर है जो क्लोराइड को मैनेज करता है, एंड क्लोराइड के ही अफेक्ट होने की वजह से एक थिक म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, and this abnormally thick mucus which is being produced, it damage the body organ, why, right, and interrupt the function of vital organ, क्योंकि जाके blockage cause कर देता है, जिसकी वजह से pancreatic fluid का secretion होना, right, liver के अंदर पूरा का पूरा आपका alveoli का function damage, sorry, alveoli के यहाँ पर liver के अंदर पूरा जो bile juices है हमारे पास, वहाँ उसका function damage हो जाता है, reproductive tract के function को damage कर देता है, lungs के अंदर alveoli के अंदर blockage cause कर देता है, तो ये mainly disorders mainly cause होता है इस disorder की वजह से, जहाँ पर main फंक्शन एक ध्यान रखना है, क्रोमोसोम नंबर 7 का एक ऐसा एक डिसऑर्डर है, राइट, जिसके ऊपर आपका CFTR प्रोटीन का मतलब आपका यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, और अगर क्वेश्चन का है क्लोराइड चैनल, ठीक है ना, राइट, याद रहेगा ये पॉइंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ टेसेक डिसीज। टेसेक डिसीज क्या है हमारे पास, एक ऐसा इनहेरिटेड डिसऑर्डर बेटा जहां पर म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 15 पे, और ये भी आपने पढ़ा होगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, राइट, क्रोमोसोम नंबर 15 पे। अब ये डिसऑर्डर है क्या, बेसिकली इस डिसऑर्डर में होता क्या है, अब सबको अगर याद हो तो आप न्यूरॉन्स के ऊपर, एक न्यूरॉन की पहली तो कैटेगरी पढ़ते हो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, एम आई राइट, राइट, तो थोड़ा मुझे गाइड करो जरा ज़ूलॉजी के अंदर, राइट, तो माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, गुड। नाउ दिस माइलिन शीट हैज मेड अप ऑफ स्फिंगोमाइलिन आर इंटरप्टेड एट सम ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे इंटरप्टेड होती है ओवर द एक्सॉन, एक्सॉन पे ऊपर बेसिकली कुछ पॉइंट्स पे इंटरप्टेड होती है। व्हाट आर द नेम ऑफ दैट पॉइंट्स वेयर दिस where the sphingomyelin layer is interrupted, right, nodes of Ranvier, very good Swata, nodes of Ranvier, and through this nodes of Ranvier only, right, saltatory conduction happen, correct ना, saltatory conduction सबको पता है ना, बताने की तो जरूरत नहीं है, जंपिंग कंडक्शन जिसे आप कहते हो, तो saltatory conduction होता है। अब टेसेक डिसीज के अंदर क्या होता है, टेसेक डिसीज के अंदर बेसिकली फैटी एसिड का बिल्डअप हो जाता है, गैंग्लियोसाइट्स का बिल्डअप हो जाता है, राइट, उन नोड ऑफ रैनवियर के ऊपर। जब नोड ऑफ रैनवियर पे गैंग्लियोसाइट का बिल्डअप हो चुका है, तो स्फिंगोमाइलिन जब पूरी तरीके से कवर कर लेता है एक्सॉन, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन बंद हो जाता है। जब सॉल्टेटरी कंडक्शन बंद हो गया, तो जो इंपल्स डेंड्राइट्स के थ्रू आ रहे हैं, व्हिच हैव टू मूव टू द एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाना है, साइनेप्टिकल वेसिकल्स तक जाना है, वहां पर वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो हाउ कुड साइनैप्स कुड बी अकरिंग, साइनैप्स तो हो ही नहीं सकता, और अगर साइनैप्स नहीं हो सकता, तो इज इट रिजल्टिंग इन द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट द ब्रेन malfunctioning is happening, that stimulus is going to the brain but response is not created by the body, right, response create नहीं कर पा रहा body, क्योंकि मोटर सिस्टम पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, right, तो this is basically being called as a Tay-Sachs disorder, याद रहेगा पॉइंट बच्चा, and the enzyme which is being absent in the body because of this disorder is hexose aminidase A, right, इसकी सिंथेसिस पूरी तरीके से इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जनरली कॉज होता है, राइट, सो आई होप एवरीवन डन विद दिस, राइट, तो ये सब हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की लिस्ट है जो याद रखनी है। सबसे मेन इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, राइट, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उससे पहले एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल, राइट, तो एक तरीके सभी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इस एंजाइम का फंक्शन होता है सानिया, हेक्सोज एमिनिडेज ए इज रिस्पॉन्सिबल इन द पाथवे टू डिस्ट्रॉय द गैंग्लियोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट डिस्ट्रॉय का मतलब ब्रेकअप करना छोटे छोटे पीसेस में, और स्फिंगोमाइलिन के कंटेंट को बैलेंस करना, राइट, तो वो आपका काम नहीं हो पाता, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग टू रिसेसिव की बात बचा डोमिनेंट डिसऑर्डर्स पे, तो डोमिनेंट पे सबसे पहले आते हैं हंटिंगटन कोरिया, एंड आई होप एवरीवन रिमेंबर, हमने हंटिंगटन कोरिया एक टॉपिक के एग्जांपल में लिखा था, कौन सा टॉपिक था जिसके एग्जांपल मैंने आपको हंटिंगटन कोरिया लिखवाया था, anyone in the class having a remembrance of that topic? एक हमने कंसेप्ट, yes, lethality, very good Riya, we talk about one concept as a delayed lethality, yes, very good, right, not pleiotropi Abhishek, delayed lethality, right, Agriti and Jasmine, हमने कहा delayed lethality। हंटिंगटन कोरिया में होता क्या बेटा, a genetic defect on chromosome number 4, जहां पर CAG के रिपीट्स बन जाते,
राइट, सीएजी के बहुत सारे रिपीट स्टैंडर्ड मैनर पे आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया फंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स न्यूक्लियस एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दोनों ब्रेन के रीजन है। राइट, जिसकी वजह से राइट जैसे ही एडल्टहुड आता है, राइट विद कमिंग अप ऑफ द एडल्टहुड आफ्टर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के बाद, राइट प्रोग्रेसिव डिमेंशिया शुरू हो जाता है। राइट, डिमेंशिया मींस भूलने की आदत। राइट, तो प्रोग्रेसिव डिमेंशिया शुरू हो गया, प्रॉपर बॉडी से मोटर का कंट्रोल चला जाता है। आप बॉडी में कुछ, यस प्लियोट्रॉपी में हमने हंटिंगटन कोरिया का स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिया था बच्चे। राइट, प्लियोट्रॉपी के अंदर आपने सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल लिया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल लिया था, हंटिंगटन कोरिया मैंने वहां मेंशन नहीं करा है। राइट, तो अब मैंने कहा यहाँ पर प्रोग्रेसिव डिमेंशिया के साथ साथ ग्रेजुअल लॉस हुआ कंट्रोल का, बॉडी पे बॉडी का पूरा कंट्रोल का लॉस हो गया। राइट, तो अनकंट्रोल तरीके से बॉडी मूव कर रही है, श्रिंक भी बहुत ज्यादा ब्रेन का साइज हो चुका है, मेमोरी लॉस हो चुकी है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, और धीरे धीरे पर्सन का माइंड सेटअप ऐसा होता चला जा रहा है कि वो डेथ की तरफ मूव करता चला जा रहा है। तो उस केस में आप उसे हंटिंगटन कोरिया को डिफाइन करते हो। इट्स अ डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब जिस इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए है वहां हो सकता है, लेकिन जहां स्मॉल ए वहां पर नहीं हो सकता। इज इट फाइन एवरीवन? यस, कंप्लीट हुआ पॉइंट? क्लियर? राइट, नाउ नेक्स्ट वन, एकॉन्ड्रोप्लासिया। नाम से क्या समझ आ रहा है? एकॉन्ड्रोप्लासिया, कुछ नाम से क्लियर हो रहा है? कॉन्ड्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हो? कॉन्ड्रोसाइट्स किसके लिए यूज करते हो? कार्टिलेजेस के लिए। राइट, तो हम बोन्स के लिए ऑस्टियोसाइट यूज करते हो, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेजेस के लिए यूज करते हो। राइट, तो सेम उस तरीके से हमने कहा एकॉन्ड्रोप्लासिया का मतलब ड्वार्फिज्म हो गया, एक तरीके का ड्वार्फिज्म है। जो देखिए बेसिकली बहुत ज्यादा ड्वार्फ लोग होते हैं जिन्हें बोने भी कहते हैं। राइट, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक ब्रदर है, ब्रदर का डियो है बेसिकली। राइट, विच हैव एकॉन्ड्रोप्लासिया। राइट, वो फेमस है बहुत ज्यादा शोज पे भी आते हैं। राइट, वो बेसिकली नहीं सान्या, ना एकॉन्ड्रोप्लासिया में हम क्या करते हैं, एक ऐसा ड्वार्फिज्म का फॉर्म है, राइट, जिसमें इंडिविजुअल में ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन होने के बाद भी वो बोन्स का एनलार्जमेंट नहीं कर सकता। राइट, क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स ही नॉन फंक्शनल। राइट, मेनली कॉन्ड्रोसाइट्स, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट से डिफरेंशिएट होकर बाद में फर्दर बोन डेवलपमेंट में यूज किया। राइट, तो हमने कहा यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट नॉन फंक्शनल हो चुका है, ड्वार्फिज्म ज्यादा हो चुकी है ऑर्गेनिज्म में, और लॉन्ग बोन्स तो ग्रो करेंगे। राइट, एट दैट कंडीशन वी से डिसऑर्डर इज एकॉन्ड्रोप्लासिया। समझ आया? ब्रैकिडेक्टाइली, डेक्टाइली का मीनिंग क्लियर होता है? डेक्टाइली किसके लिए यूज करते हैं? फिंगर एंड टोज। राइट, तो ब्रैकिडेक्टाइली का मतलब एबनॉर्मल शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे फिंगर और टोज होना। राइट, ब्रैकिडेक्टाइली, लेकिन एक एक्स्ट्रा फिंगर और टो हो जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेक्टाइली। ठीक है, एक्स्ट्रा फिंगर और टो होना इज कॉल्ड पॉलीडेक्टाइली। राइट, उसी के साथ साथ फिंगर और टो एक कम होना, दैट इज कॉल्ड एज दी, कम होना या फिर शॉर्ट होना, ब्रैकिडेक्टाइली। यस राना? फाइन। नाउ पीटीसी टेस्टिंग लास्ट टाइम कराया था क्वेश्चन, एक पीटीसी टेस्टिंग का। यस अंकित, राइट, यस, पीटीसी टेस्टिंग में हमने क्या कहा था? एबिलिटी टू टेस्ट फिनाइल थायोकार्बोमाइड। तो हमने कहा यहाँ पर यस, फिनाइल थायोकार्बोमाइड हैविंग अ ग्रेट अट्रैक्शन टू दिस, दैट इज कॉल्ड एज अ पीटीसी टेस्टिंग। उसे हम कैटेगराइज करते हैं एज वन ऑफ द कैटेगरी। राइट, पीटीसी टेस्टिंग। उसी के बाद न्यूरोफिब्रोमाइटोसिस। न्यूरोफिब्रोमाइटोसिस मींस न्यूरल टिश्यू के अंदर, मेनली न्यूरल टिश्यू के अंदर ट्यूमर लाइक डेवलपमेंट हो जाना और लीडिंग टू देयर डिग्रेडेशन। Right, so tumor-like development in the neural tissue in the whole body leading to the degradation, that is called as a neurofibromatosis. Right, इसे हम नाम देते हैं woolly hairs होना। Right, जैसे sheep के होते हैं curly curly, वैसे basically woolly hairs होना। और always basically next one that is called anergia. Anergia is the absence of iris in the eye. Right, तो ये हमारे पास basically autosomal dominant disorders। करेक्ट? राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, दोनों चीजें क्लियर हो गई अच्छे से? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अल्जीमर डिसीज पढ़ा? याद है अल्जीमर डिसीज सबको क्या होता है? एक सेकंड,
Sanya, that's a different mechanism, beta. Right, that's a complete, entirely different mechanism, right, which is going to be there in the body. Right, तो वहाँ पर हम कहते हैं iris absent है, जिसकी वजह से आई की proper development नहीं होती है and vision का भी loss हो जाता है वो टाइप का, राइट, विजन इज आल्सो गेटिंग लॉस्ट इन द ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर आते हैं बेटा इसी के बाद अल्जीमर डिसीज के ऊपर। तो अल्जीमर डिसीज में हमने क्या डिफाइन किया, राइट, वी सिंपली डिफाइन दैट अल्जीमर डिसीज इज बीइंग द वन जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और अल्जीमर डिसीज में क्या होता है, एमाइलॉइड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, प्रोटीन प्लैक्स बन जाते हैं जिन्हें आप यस एमाइलॉइड प्रोटीन्स का नाम देते हो, राइट। और ये एमाइलॉइड प्रोटीन्स जो हमारे पास वर्क करते हैं, एक मिनट, एक मिनट yes degenerate neuron you can say, correct, right। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है हमारे पास, जहां पर बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, एक ऐसा मैकेनिज्म, राइट, बॉडी के अंदर, राइट, जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन जो है हमारे पास उनका एक्यूमुलेशन होता जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, राइट। और न्यूरॉन्स के डिग्रेडेशन के साथ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज का भी इम्पेयरमेंट हो जाता है कि वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। तो इस पर्टिकुलर डिसीज में हम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट दो डिफेक्टिव जीन्स का होता है, वन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21 and one on the chromosome number 19, right, and it's an autosomal dominant disorder and as well as a neurological disorder, right। तो ये हमारे पास mainly work करता है as the Alzheimer disease। इसका एक background theory में हमारे पास autosomal dominant disorder रखा जाता है, राइट। यस राजुल, बिल्कुल, अगर आइरिस नहीं होगा एनिडिया के अंदर ऐसा ही होता है, बिल्कुल जैसे गोस्ट टाइप आइज नहीं बनाते हो, जैसे एनिमेशंस में दिखती हैं आंखें वैसे दिखती हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत कुछ टाइम के बाद, राइट, प्रॉपर आई का फॉर्मेशन भी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी के साथ साथ, राइट, कंप्लीट विजन का भी लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाई दैट्स अ डिसऑर्डर जो हमें यहाँ पर बहुत रेयरली मिलता है एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, जबकि डोमिनेंट है लेकिन बहुत रेयर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है बेटा, नेक्स्ट वन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नाम सुने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का स्केलेटल सिस्टम के अंदर, राइट। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से रिलेटेड होता है। इसकी मैं अभी डिटेलिंग पढ़ाऊंगी आपको एक्स लिंक्ड रेसेसिव के अंदर, राइट। एक्स लिंक्ड रेसेसिव का एग्जांपल है इसका एक, बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रोफी, it's a yes that's what I'm going to say, it's an autoimmune disorder, right, जिसके अंदर हमारे पास 30 different disorder conditions है, right। तो muscular dystrophy is a very big name, जिसमें से एक टाइप हमारे पास है which is going to be called autosomal dominant। इसका एक कैटेगरी autosomal recessive है, एक कैटेगरी X linked recessive है, एक कैटेगरी X linked dominant है। तो इसका सबका, इन सभी का रिलेशन कैसे, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से। इन सबका काम क्या है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कैसे भी करके कम या ज्यादा करते हैं, राइट। तो बेसिकली डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कम करते हैं, राइट। तो वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कम करने के लिए जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, वो मुझे इसके एक कैटेगरी में मिलता है विच इज कॉल्ड डिचनेज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसे हम क्या कहते हैं, डिचनेज मस्कुलर डिस्ट्रोफी विच एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, राइट। मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैसे होता है, राइट। लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में मस्कुलर डिस्ट्रोफी आता है, सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो नीट ने एक बार क्या किया था, एक पेडिग्री दिया और पेडिग्री के एकदम टॉप पे लिख दिया, द गिवन फॉलोइंग कंडीशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ऑब्जर्व्ड इन द फैमिली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस, राइट। तो मेरे पास सिंपल सा आया कि आंसर, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ चुकी थी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो आंसर सिंपल था करना, दैट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो जब भी क्वेश्चन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करेगा, आप ऑटोसोमल डोमिनेंट करोगे। जब तक क्वेश्चन डचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं करेगा, आप एक्स लिंक्ड रेसेसिव आंसर नहीं करोगे। ये पॉइंट याद रहेगा सबको, राइट। ये गलती नहीं मिलनी चाहिए मुझे किसी की भी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब भी आप मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहोगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सिंपल मीनिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, राइट। उसके बाद अगर आप ये कहोगे कि हमारे पास इसमें एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, राइट, डचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी दे रखा है, तो आप एक्स लिंक्ड रेसेसिव उसको लेके चलोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट, याद रहेगा, राइट। तो ये स्पेसिफिकली आपको अब ध्यान रखें, राइट। अब आते हैं हम यहाँ पर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स, राइट। अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हमारे पास क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर मेरे पास दो कंडीशंस, वन इज द कलर ब्लाइंडनेस, राइट, एंड अनदर वन इज बेसिकली डिफाइंड एज द हीमोफीलिया, दो होता है, और तीसरा आपका डचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया। अब ये क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अब मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन कराऊंगी, बस एक बार कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया करा दूँ, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं,
राइट, तो उसी के क्वेश्चंस ही करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपका उठा लिया पैकेज से, राइट, और डायरेक्ट डाल दिया इसमें। कलर ब्लाइंडनेस बेटा एक एक्सटिंग्रेसिव डिसऑर्डर है हमारे पास, जिसके अंदर द पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, बट द पर्सन इज हैविंग अ नॉर्मल विजन। सबसे मेन चीज, राइट, द पर्सन इज हैविंग अ नॉर्मल विजन, द जीन फॉर द नॉर्मल विजन is being dominant in nature, but yes, the person is not able to differentiate between this, and the gene for this is located on the X chromosome. That's why male are never said to be the carrier, but yes, the female are going to be the carrier for this, right? Male is either deceased, or we can say the male is either going to be, right, normal in nature, right? नाउ हाँ बिल्कुल, अब इनमें होता क्या है बेसिकली, मैकेनिज्म क्या होता है, राइट, दैट दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, राइट? तो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेट्स सपोज अगर ट्रैफिक लाइट है तो रेड और ग्रीन कलर दे अपीयर लाइक अ ब्लैक, क्योंकि उनकी मिक्सिंग हो जाती है, राइट? तो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, दैट इज व्हाई वी सिंपली डिफाइन देम, राइट? इसी वजह से हम इनको डिफाइन करते हैं एज अ कंप्लीट, वी नेम इट एज द, राइट, आपका डिसऑर्डर एज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? नाउ उसी के साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार देता है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है? ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इट्स एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, राइट? ब्लू कलर के डिफरेंशिएशन हम इसमें नहीं डालते, राइट? ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इट्स एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, राइट? ऑटोसोमल लिखते हैं, सिर्फ रेसेसिव डोमिनेंट भी नहीं लिखते, ऑटोसोमल डिसऑर्डर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस का जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड है, जहां पर्सन ब्लू ब्लैक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, राइट? ब्लू ब्लैक में डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम कहते हैं ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, राइट? लेकिन रेड और ग्रीन का स्पेसिफिकली मुझे कहाँ मिलेगा? ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। इच पॉइंट याद रहेगा सबको अच्छे से, राइट? और उसी के साथ साथ कलर ब्लाइंड पर्सन को, राइट, कोई भी डिफिकल्टी बाकी के और कलर्स देखने में इतनी नहीं होती जितनी स्पेसिफिकली किसमें होती है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है ना, राइट? लेकिन हाँ, बेसिकली सर्टेन कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना, रेड ग्रीन के शेड्स के बीच में भी डिफरेंशिएट करना मे बी एट अ टाइम प्रॉब्लम रहे, लेकिन आपका नहीं होता। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज ऑन द 7th क्रोमोसोम, 9th क्रोमोसोम पे उसका एक्टिवेटर प्रेजेंट है, राइट? तो 7th एंड 9th दोनों लिखे जाते हैं, 7th पे उसका जीन है, 9th पे है। जैसे डिस्ट्रोफिन का भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, अभी डिस्ट्रोफिन पढ़ाऊंगी। डिस्ट्रोफिन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, उसका एक्टिवेटर 1st क्रोमोसोम पे, राइट? तो इसी वजह से डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है सानिया? क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? फाइन एवरीवन, राइट? अच्छा, अब उसी के साथ हमने बेटा केसेस किए थे कलर ब्लाइंडनेस के, एंड इफ एवरीवन रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द केसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जो मैंने आपको पहले भी कराए थे, तो मैंने कहा था नॉर्मल वुमेन अगर कलर ब्लाइंड मेन से कर रही है मैरिज, तो यहाँ पर हमारे पास 100% रिजल्ट आएगा, एंड 100% आर गोइंग टू बी द नॉर्मल, राइट? उसी के साथ साथ बट इफ आई विल से द कैरियर वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मैन है, तो ऑब्वियसली एक सन और एक डॉटर क्या हो जाएगी हमारे पास, डिसीज हो जाएगी। तो 50% गर्ल एंड 50% बॉय आर गोइंग टू बी विद द कलर ब्लाइंड ट्रेट, राइट? हीमोफीलिया अगर हम पढ़ते हैं बेटा, तो हीमोफीलिया हमारे पास एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जिसका ट्रांसमिशन हम कैरियर फीमेल से प्रोजेनी में देखते हैं। और हीमोफीलिया इज आल्सो अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इस पूरे चैप्टर में आपने 3 ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़े हैं। वन इज द सिकल सेल एनीमिया, अनदर इज द थैलेसीमिया, एंड द नेक्स्ट वन इज बीइंग डिफाइंड एज द, राइट, आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज बीइंग द वन जो आपका डिफाइन किया जाता है, राइट? Okay, where the person is not having a proper cascade mechanism, and I hope everyone know about cascade mechanism. Clotting cascade mechanism सबको पता है ना, right? जो clotting cascade mechanism होता है, उसमें clotting factors responsible होता है, and total 13 clotting factors are responsible, जिसमें से factor number 8 या factor number 9 में कोई एक डिफेक्ट आ जाता है, right? उसी की वजह से पूरा cascade mechanism डिस्टर्ब हो जाता है, and process में जो blood होता है वो हमारे पास properly clot नहीं हो पाता, and affected individual में coagulation की खत्म हो जाती है ब्लड की, राइट? जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी कट हुआ, ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, तो पर्सन विल डाई, राइट? हीमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड एज दी, राइट, इसको हम एक नाम और देते हैं हीमोफीलिया को, कि हीमोफीलिया को हम डेसिग्नेट करते हैं एज अ विक्टोरिया फैमिली डिसऑर्डर,
राइट, बिकॉज एक क्वीन विक्टोरिया फैमिली में हमें ट्रेट मिलता है तो उसको विक्टोरिया फैमिली डिसऑर्डर का नाम भी देते हैं, राइट, एंड इट इज सेड टू बी, और उन्हीं फैमिली के बाद हमें पता चला था कि इट इज सेड टू बी लेटेंट इन द कैरियर फीमेल। लेटेंट का क्या मतलब है बेटा? लेटेंट का मतलब इट इज गोइंग टू बी इनएक्टिव इन द कैरियर फीमेल, बट द कैरियर फीमेल व्हेन फ्रॉम द सन, राइट, द ट्रेड इज बीइंग विजिबल। यस एग्जैक्टली, हिडन, राइट, वो हिडन है बेसिकली उसके अंदर जब हम ये डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का मेन है, जिसमें हम कहते हैं इसमें दो मेन चीजें होती हैं, राइट, फैक्टर 8 फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से, वन इज द हीमोफीलिया ए एंड अनदर इज द हीमोफीलिया बी, जिसमें हीमोफीलिया ए जो है मेरे पास सबसे ज्यादा होता है, और हीमोफीलिया ए जो बहुत सिवियर है दैट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन से होता है हमारे पास, राइट, और हीमोफीलिया बी हमारे पास थोड़ा कम, इतना नहीं होता लेकिन हाँ हमारे पास थोड़ा सा कम डैमेजिंग होता है हीमोफीलिया बी, राइट, और उसी का ही मैं आपको एक कंसेप्ट भी दूंगी इसके अंदर। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी जो हमारे पास है ना, राइट, उसमें एक चीज ध्यान रखना, हीमोफीलिया ए इज बीइंग द वन बेटा, राइट, थोड़ा सा ये वापस से ब्लर आ रही है इमेज, इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन दैट इज फैक्टर 8। हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये वहां पॉइंट ऐड करना भूल गई थी मैं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8। हीमोफीलिया बी इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन दैट इज फैक्टर 9। तो हीमोफीलिया बी हमारे पास है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9 की वजह से, हीमोफीलिया ए हमारे पास है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की वजह से। हीमोफीलिया बी इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिसीज, हीमोफीलिया बी को आप नाम एक और देते हो विच इज कॉल्ड एज द क्रिसमस डिसीज, याद रहेगा सबको पॉइंट, राइट, क्रिसमस डिसीज का हम इसे नाम देते हैं, राइट, कोई सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है लेकिन हाँ बहुत सारी हाइपोथेसिस के पीछे है कि क्यों इसको कहा जाता है क्रिसमस डिसीज, तो इसमें प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन मेनली आपका यहाँ पर एब्सेंट रहता है, राइट, तो ये चीज स्पेसिफिकली इसमें ध्यान रखनी है, याद रहेगा पॉइंट, राइट। तो हीमोफीलिया ए एंड बी, हीमोफीलिया डिसऑर्डर, एवरीवन कंप्लीटेड, राइट। अब आती हूँ मैं आपके लास्ट डिसऑर्डर पे, इसमें फर्स्ट टाइम फाउंड इन द बॉय, यस वही मैं बताने वाली थी सानिया, इसके अंदर आपके यहाँ पर ना बेसिकली 3 हाइपोथेसिस हैं जो कहा गया था। हीमोफीलिया बी सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन द बेबी बॉय हुज नेम्ड वाज क्रिसमस, राइट, जिनका नाम क्रिस था, उसके बेसिस पे से क्रिसमस डिसीज कहा गया था, and it was found second, it was found in the baby boy who was 25 days old, 25 days old जिसमें हीमोफीलिया मिल गया था, तभी इसको 25 नंबर के बेसिस पे क्रिसमस डिसीज का नाम दिया गया। तो दोनों चीजें मैच हुई थी इसीलिए हमने इसको नाम क्रिसमस दिया, राइट, दैट्स व्हाई वी जस्ट नेम इट एज अ क्रिसमस डिसऑर्डर। समझ आए यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से? कंप्लीटेड एवरीवन? ओके गाइस, सो दिस इज हीमोफीलिया ए एंड बी, and the last one let's talk about the Duttonese muscular dystrophy. Duttonese muscular dystrophy में है क्या बेसिकली, बहुत ध्यान से क्लियर करना। On the X chromosome there is a one gene which is being present, and you will amazed to know guys, right, this gene which is located on the chromosome number X, that is the dystrophin gene, right, dystrophin के ना बनाने वाले जीन 3 जगह पर हैं, 1 पे भी है, 3 पे भी है, X पे भी है, ये X वाला मैं कह रही हूँ। ये जो dystrophin बनाता है, राइट, अगर इस पे कोई म्यूटेशन हो गई तो डिस्ट्रोफिन का जो मेन पार्ट है स्केलेटल मसल्स में वो नहीं बनता, जिसकी वजह से डिस्ट्रोफिन जो होता है हमारे पास वो एक्चुअली करता है कि इट्स एक्ट एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल, एंड एवरीवन नो अबाउट द पाथवे आल्सो। ये ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल की तरह काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कराता है, जिसकी वजह से कैल्शियम एससीआर स्पेस्टर आउट करता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, राइट। तो इट इज बीइंग द वन जो इम्पल्स को लाके, इम्पल्स को, नर्व सिग्नल को लाके कैल्शियम के स्टोरेज की तरफ भेजता है, ताकि कैल्शियम जैसे रिलीज होगा एससीआर के थ्रू, राइट, एक्टिन मायोसिन का वर्क शुरू हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो जाएगी, ये नॉर्मल मैकेनिज्म। बट लेट अस सपोज डिस्ट्रोफिन एब्सेंट है तो एबनॉर्मल राइज हो जाता है कैल्शियम का, कोई उसे प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन का, राइट, जो हमारे पास एक्टिन मायोसिन है उनको डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मसल की वीकनेस हो जाती है, द पर्सन इज वेरी अनएबल टू वॉक प्रॉपर्ली, मेंटल रिपेयरमेंट उसकी जरूरत होती है, उसके साथ साथ डेथ हो जाती है बाय द एज ऑफ 20 कार्डियक और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, राइट। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर क्या कहलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द डचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इट इज गोइंग टू वर्क अप, इट इज believed dystrophin is believed to relay the nerve signal to the calcium storage in the muscle cell, कि एक प्रॉपर अमाउंट में स्टोरेज हो ताकि प्रॉपर अमाउंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके, तो एक रेगुलेटर है, राइट। लेकिन अगर यही एब्सेंट हो गया तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट, जिसकी वजह से एक एंजाइम खुद ही मसल सेल प्रोड्यूस कर देंगे जो एक्टिन मायोसिन को डिस्ट्रॉय करेंगे, इनएबिलिटी टू वॉक,
वॉक एंड मेंटल रिपेयरमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से डिसऑर्डर अकर। एवरीवन अंडरस्टूड एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स, राइट? सो क्लियर यहाँ तक अच्छे से, राइट? एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का कोई एग्जांपल स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एवरीवन कंप्लीटेड? कोई डाउट इसके अंदर? Yes, guys. Anyone in the class with any specific doubt? At least yes and no, so that I could come to know कि हाँ आपको सब कुछ समझ आ चुका है and you are ready for the questions. Right. Okay. Dachin is page 1 for 1 second. एक मिनट. Fine, Sanyam. Okay, when I write a question, फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन लिखो इसमें, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए डिसऑर्डर्स की, फिर मैं स्टार्ट कर दूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और वो तो हम मेनली पढ़ चुके हैं, जल्दी से खत्म करेंगे. ओके वन, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. Men with colorblind father, men with colorblind father marries women with one of the parent colorblind. One of the parent colorblind. What will be the probability that they have their male child as colorblind? Go for the question, guys. Men with colorblind father marries women with one of the marries women with one of the parent colorblind, right? And what will be the probability that they have their male child as colorblind? Okay, Rajul. I got one response. Okay, Mayank. Yes, guys. What should be the answer? Good. Okay, everyone. So अब मुझे फटाफट से 1/2 सबका आ रहा है. वेरी गुड. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं सिंपल कि क्या इसमें हम लेंगे, तो हमने कहा मेल पेरेंट. अब देखो क्वेश्चन ने दिया है मेन विद कलर ब्लाइंड फादर, तो मेन को क्या लिया, नॉर्मल या कैरियर? मेन के अंदर कैरियर की कंडीशन तो होती नहीं है, और फादर से कोई फर्क मेन को पड़ेगा नहीं, तो नॉर्मल लेके चलेंगे सिंपल. तो मैंने XY लिया एंड मदर को मैंने XXC ले लिया. I have taken mother as XXC, क्योंकि एक भी अगर पेरेंट उसका कलर ब्लाइंड होता है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कैरियर तो होना पक्का है, राइट. तो XXC ले लिया, राइट. तो इट विल प्रोड्यूस XXC XY XC, राइट. आंसर इज 1/, सिंपल 1/4 नहीं, मेल पूछा है ना, तो 2 में से ही निकालना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है, राइट. ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से. इसके केसेस पहले करा दिए थे तो इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ HBA allele in population of 1,000 individual is 0.8. What proportion of population is having
sickle cell trait. Yes, go for the question, guys. Jaldi se. Quickly, everyone. Okay. Okay. I get one response by Sanya. Zoya, do it again. Saloni, do it again. Right, Ankur. Right, Rajul. Very good, Jasmine. I want answer from everyone. Sushant, Abhinav, Kunal, Ankit, Anshika, Naini, Adarsh, Anupama. Yes. Simple question it is. Right, डायरेक्ट करना है बस. अब तो हार्डी बीमर बच्चे से आ गए होंगे क्वेश्चन पे. राइट, हमें क्या दे रखा है? HbA अलील दे रखी है. राइट, वेरी सिंपल. यस, इट इज वेरी सिंपल एज आई सेड बच्चा. अब तो क्वेश्चन सिंपल हो ही जाएंगे. राइट, अब देखो यहाँ पर HbA अलील की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. तो HbA अलील आपको पता है ना सिकल सेल एनीमिया का, और डोमिनेंट अलील है. तो P अलील की फ्रीक्वेंसी, P की फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी गिवन है? 0.8. Fine. Right, means 2 equals to 0.2 equals to HbS. HbS की हो गई. तो अब मुझे क्या निकालना है? सिकल सेल ट्रेट. तो सिकल सेल ट्रेट कब आता है? एज HbA HbS, which is equal to PQ, because it's autosomal recessive ना. Autosomal trait है तो कोई भी चल सकता है, मेल और फीमेल. तो 2PQ. So we get an answer 2 into 0.8 into 0.2 into complete. हो गया क्वेश्चन. आ जाएगा आंसर है बच्चे से. डन. क्लियर? गलती तो नहीं होगी अब. ओके गाइस, नाउ राइट द नेक्स्ट वन. लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें. A hemophilic men marries a woman, marries a colorblind woman. Colorblind woman having hemophilic father. Yeah. Okay. Hemophilic father. What will be the probability that their son will have both the traits? Go for it. अच्छा, एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ. जितने क्वेश्चन में कराती हूँ ना आपको, हीमोफिलिक मैन, हीमोफिलिक वुमेन, सब हाइपोथेटिकल है. अ पर्सन, अ डॉटर, अ वुमन हु इज हीमोफिलिक विल नॉट सर्वाइव एवर. आज तक सर्वाइव नहीं. व्हेन हीमोफिलिक मेन आर आल्सो नॉट एबल टू सर्वाइव एट लार्जर एजेस, लॉन्गर एजेस. राइट, तो इसीलिए क्वेश्चन तो हम बस दे देते हैं, राइट, कराने के लिए आपको हाइपोथेटिकल. Go for it quickly. फटाफट से. थोड़ा सोचो इसके लिए. और ऐसा मैंने शायद कराया भी आपको पहले. Okay. So one answer I get by Swatantra as 0. Zoya also 0.
Okay. Abhishek also giving 0%. Good. Fine. अच्छा, अब हमने कैसे किया ये क्वेश्चन? Let me talk about that. Anyone with some different answer? कोई है जिसका आंसर 0 ना आ रहा हो? हीमोफिलिक मेन दिया है आपको, XHY. ओके, एंड बेसिकली, अच्छा आप ध्यान से देखना, हीमोफिलिक मेन दिया है और मैरिज विद अ कलर ब्लाइंड वुमेन, तो XC ठीक है, विद हीमोफिलिक फादर, हीमोफिलिक फादर है वुमेन का, फादर ही दिया ना मैंने, एक मिनट क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए, yeah, hemophilic father means mother is going to be, कलर ब्लाइंड का भी है, XC भी है और एक पे H भी है, तो XC H. फाइन, अब उस कंडीशन में प्रोजेनी R. यस अंकल, हो गया आंसर चेंज सबका। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट, वी सिंपली से दैट वन एज द XCY, another is XCHY, another as XXC and XCH. ये मिलेगा, राइट, तो मीन्स कितने हो गए हमारे पास? 1/2 are having both the traits. I hope everyone is clear now. Answer Q 1/2 हो गया 100 से 0% से। क्लियर है अच्छे से? समझ आया बेटा? हीमोफिलिया वाले को छोड़ ही दिया था, पढ़ा ही नहीं, हीमोफिलिक फादर है। कंप्लीटेड? यस, ओके। सो अब आते हैं आपका लास्ट वाला पार्ट, खत्म कर दीजिए। Okay everyone, now moving to the chromosomal abnormality, and I hope ये सबको याद हो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले। राइट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब which occur because of the excess or absence of chromosome. क्रोमोसोम का या तो एक्सेस होगा या क्रोमोसोम का एब्सेंस होगा। राइट, इट ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल अरेंजमेंट है उनकी या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। राइट, एंड दे आर द वन विच आर नॉन हेरिटेबल, जो आगे इनहेरिट नहीं होते। राइट, एंड पेडिग्री एनालिसिस में हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करते रिजॉल्व करने में, जो हमने पहले ही पढ़ा कि पेडिग्री एनालिसिस नेवर एबल टू सॉल्व क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो उसके बेसिस पे हमने सिंपल डिफाइन किया कि अगर आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं तो उसको हमने डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी में, वन इज ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड अदर इज एलोसोमल एबनॉर्मलिटी। राइट, तो फटाफट देखते जाते हैं बेटा। सिम्टम्स हर एक के आपको याद रखने हैं क्योंकि हर एक के सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। राइट, तो सिम्टम्स पे क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, राइट। अब आते हैं यहाँ पर हम इसके अंदर, तो हमने कहा ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी दैट इज व्हिच आर अकरिंग बिकॉज़ ऑफ द ऑटोसोम। Now, the number first for this is Down syndrome, which is first time found in the Mongolian family. That's why called as a Mongolian idiocracy and a Mongolism. इसलिए हमने इसे नाम दिया Mongolian idiocracy and Mongolism. Right, जो हमने इसे define किया। And I hope everyone remember that Down syndrome occur because of the 21st trisomy, that there is an extra 21st chromosome in the child which is being present, and अगर extra है तो 46 की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चा? We simply write 47। और अगर क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, अब बहुत ध्यान से याद रखना है क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की फॉर्म में एक्सपैंड करके। तो इंस्टेड ऑफ 46 वी विल सिंपली राइट इट एज दी 45 प्लस XX 45 प्लस XY। मींस एलोसोम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज ओनली बीइंग द डिफरेंस व्हिच अकर अप इन दी ऑटोसोम। कि ऑटोसोम का नंबर एक हमारे पास क्या हो चुका है, 44 की जगह ज्यादा हो चुका है।
नाउ डाउन सिंड्रोम के जो मेन सिम्टम्स है, राइट, वो हमारे पास द बेबी इज गोइंग टू हैव द मेंटल रिटार्डेशन, right, going to have the physical deformities, and the physical deformities like the round face is there, broad forehead is there, permanently open mouth, small opening होती है, फिगर देखो तो एनसीईआरटी में बनी हुई है, राइट, प्रोट्रूडिंग टंग है, टंग बाहर निकली रहती है, हमेशा फरोड रहती है टंग, राइट, मुड़ी हुई रहती है टंग बेसिकली, राइट, उसी के साथ साथ हमने कटिंग लोअर लिप, तो वी सिंपली डिफाइन इट एज दी, राइट, इट्स गोइंग टू हैव द प्रोट्रूडिंग टंग, बाहर निकली रहेगी टंग, टंग फरो की तरह ऐसे मुड़ी हुई रहेगी हमारे पास, राइट, लोअर लिप जो होगा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा, नेक छोटी हो जाएगी, राइट, फ्लैट हैंड्स बिल्कुल हो जाएंगे, स्टबी फिंगर्स हो जाएंगे, मोटी मोटी थोड़ी फिंगर्स होंगी, राइट, लूप द टिप्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे लूप दिखाई देंगे, राइट, उसी के साथ साथ ब्रॉड पाल्म, पाल्म बहुत ब्रॉड हो गया, मंगोलियन टाइप आईलिड क्या होता है, जो आईलिड होती है बेसिकली वो एपिकैंथस में ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होती है, बिल्कुल टॉप तक ओरिएंटेड होती है, ओपन ज्यादा वाइड होती है, राइट, तो उसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंस कम होगी, डिफेक्टिव फंक्शनल ऑर्गन्स होंगे, जेनिटेलिया डिफेक्टेड होगा, राइट, और उसी के साथ साथ जेनिटेलिया अंडर डेवलप्ड भी हमारे पास मिलेंगे, राइट, तो ये हमारे पास मेन रीजंस आए फॉर द मेन सिम्टम्स आए डाउन सिंड्रोम में, एंड दे आर मेजरली फाउंड इन द मदर, राइट, हु गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर 40 इयर्स, राइट, अगर प्रेगनेंसी 40 इयर्स के बाद लेते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अराइज हो जाता है, और अदरवाइज, राइट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द मदर, right, who basically consume the liquor or alcoholic products, right, or smoking during the time of the pregnancy, right, वहाँ एक mutational defect की वजह से भी Down syndrome cause होता है, right, that's why Down syndrome is being known, it is called as the, right, a disorder occurring in that generation only, not passing up into the next generation properly, right, until unless aneuploidy won't happen in the gametes, फाइन, राइट, उसी के बाद हमने कहा, राइट, डाउन सिंड्रोम के जैसा ही बेटा एडवर्ड सिंड्रोम मैंने क्या पढ़ाया था, डाउन सिंड्रोम 21st की ट्राइसोमी, एडवर्ड 18th की ट्राइसोमी, पटाउ 13 की ट्राइसोमी, तो सेम हमने कह दिया 18th ट्राइसोमी, वापस 46 की जगह कितने क्रोमोसोम 47, तो वापस क्या लिखोगे 45 प्लस XX 45 प्लस XY, राइट, इसके अंदर हम कहते हैं फीमेल में एब्नॉर्मलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, चाहे वो एडवर्ड हो चाहे पटाउ हो, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हमें मिला है पॉपुलेशन स्टडी से, राइट, और 8000 लाइव बर्थ में एक ही में मिलता है, राइट, इसमें टाइट क्लेंज्ड फिंगर्स होती है, फिंगर्स ऐसे होती है, राइट, क्लेंज का मतलब ऐसे दबी हुई, राइट, टाइट क्लेंज्ड फिंगर की इनको आप खोल भी नहीं सकते, राइट, अगेंस्ट द पाल्म ऑफ द हैंड, राइट, जॉज बहुत छोटे छोटे हैं, ईयर्स बहुत साइज में छोटे हैं, डिफॉर्म्ड ईयर्स है, माउथ छोटा हो चुका है, नोज एंड फिंगर्स बहुत छोटे छोटे हैं, स्टर्नम और पेल्विस, बेसिकली स्टर्नम का जो हमारे पास पूरा आगे का स्टर्नम का एरिया वो छोटा हो गया, पेल्विस का एरिया छोटा हो गया, राइट, तो ये हमें मिलता है, तो मींस बॉडी पूरी तरीके से रिटार्डेड होती है, प्लस मेंटल रिटार्डेशन उसके साथ साथ चल ही रहा है, राइट, एंड द बेबी डाई जनरली 6 months आफ्टर द बर्थ, उसके अलावा उसका ज्यादा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वी कैन से डाउन सिंड्रोम तो फिर भी बेबी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एडवर्ड एंड पटाउ में सर्वाइव नहीं करता, राइट, नाउ पटाउ सिंड्रोम इज बीइंग द वन व्हिच इज कॉल्ड 13th ट्राइसोमी, राइट, नाउ 13th ट्राइसोमी का मतलब यहाँ पर 47 वापस हो गया, वापस 45 प्लस XX 45 प्लस XY हुआ, लेकिन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे हुआ 13, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एक जीन के लिए जीन एक से ज्यादा क्रोमोसोम पे भी होते हैं, राइट, सो बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ, राइट, वी डिफाइन कि पटाउ सिंड्रोम के अंदर हेड भी छोटा है, एब्नॉर्मलिटी है फेस की, आईज की, फोब्रिन की, राइट, क्लेंज्ड लिप्स है, लिप्स बेसिकली बिचके हुए, पैलेट नहीं है प्रॉपर्ली, राइट, और उसी के साथ साथ डिफॉर्म्ड ईयर्स है, चिन छोटी है, राइट, और हैंड ऑफन क्लेंच ऐसे क्लेंच रहते हैं, राइट, सो इट्स बीइंग द वन व्हिच अकर इन 1 in 20,000 लाइव बर्थ एंड 4 month के बाद द ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू गेट डाई, राइट, सो ये हमारे पास तीन बेसिकली कौन कौन से हो गए बेटा, ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एनिप्लॉइडी, राइट, एज द कंप्लीट टू, फर्स्ट हमारे पास आपका यहाँ पर सेकंड हमारे पास डिफाइन किया हुआ एडवर्ड सिंड्रोम, थर्ड इज द पटाउ सिंड्रोम, राइट, एंड द फर्स्ट वन वी विल से मंगोलियन बीओसी और द डाउन, फाइन, राइट, अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी को, राइट, वी से क्राइडियो चार्ट सिंड्रोम, याद है सबको क्राइडियो चार्ट सिंड्रोम क्या पढ़ा था हमने, 5p डिलीशन, रिमेंबर गाइस, राइट, क्राइडियो चार्ट सिंड्रोम है 5p डिलीशन, 5th क्रोमोसोम से हम डिलीशन कराते हैं, और 5th यस 5p माइनस, और 5th क्रोमोसोम से डिलीशन कराएंगे तो क्या क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में कोई चेंज आएगा, इज देयर एनी चेंज इन द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, नो, क्योंकि ये तो सिर्फ क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज है ना, राइट, तो इसके अंदर हम के बेसिस पे क्या कहते हैं, बहुत रेयर होता है बेबी का हेड जो होता है, ये एस्म्यू कैट स्मॉल हेड है, राइट, वाइडली स्पेस्ड आईज है, आईज के बीच में बहुत ज्यादा हो गया, मून लाइक फेस है, क्राई लाइक किटन है, राइट, और उसी के साथ साथ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हैं, राइट, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाया जाता है एज द क्राइडियो चार्ट सिंड्रोम, वेरी गुड, नेक्स्ट वी विल से क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया व्हिच इज कॉल्ड CML, जिसे हमने नाम दिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, रिमेंबर ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 and 22,
Yes, chromosome number 9 and 22, right? So it's an example of reciprocal translocation, right? जहाँ पर हमने पढ़ा था CAB1 को हमने BCR जीन के साथ क्रोमोसोम नंबर 22 पे लगा दिया था और लेटेंट ऑन्कोजेनिक इन्फेक्शन जो था ऑर्गेनिज्म में वो इंक्रीज कर दिया था, राइट? जिसकी वजह से प्रोडक्शन किसकी हो गई थी? एक्सेसिव ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, राइट? एंड इट विल लीड टू द कंप्लीट, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि क्रोमोसोम नंबर 22 इज कॉल्ड एज द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, राइट? दैट्स बीइंग द वन जो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एंड दे आर द वन व्हिच आर ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी. एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक फिलाडेल्फिया सिंड्रोम का नाम देते हैं, राइट? फाइन एवरीवन, ओके. नाउ इसी के बाद बचा हमने कहा अब एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी. एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? तो अब साथ साथ फटाफट से नोट भी करते जाना, राइट? इफ वी विल टॉक अबाउट एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी मींस जो एलोसोम्स की वजह से अराइज हुई आपकी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द एलोसोम्स का मतलब हमारे पास XX एंड XY की वजह से. तो हमने कहा क्या मोनोसोमी नहीं होती उसमें? वी कैन से, या वी विल से यस इट कैन बी डन. ट्राइसोमी कैन आल्सो बी डन, जहां पर हमने सबसे पहली कैटेगरी ली टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में क्या पढ़ा था हमने? एक्स मोनोसोमी, मेल और फीमेल गाइस किसमें थी हमारे पास? एक्स मोनोसोमी. इन द केस ऑफ द फीमेल, फीमेल के अंदर हमें मिलेगा टर्नर सिंड्रोम, जहां हमने कहा फीमेल इज स्टेराइल इन नेचर हैविंग द रुडिमेंट्री अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, राइट? तो स्टेराइल है हमारे पास फीमेल, रुडिमेंट्री अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट है, राइट? उसी के साथ स्मॉल यूट्रस है, पफी फिंगर्स हैं, शॉर्ट बेसिकली नेक का जो एरिया बहुत कम है, राइट? तो शॉर्ट सेचर हो चुका है, वेब्ड नेक हो चुकी है, राइट? उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस एब्नॉर्मल हो चुकी है, कार्डियोवास्कुलर पेरिटी हीलिंग इंप्रूवमेंट, राइट? एंड लेडी इज नॉट एबल टू मेंस्ट्रुएट और ओव्यूलेट. इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकती, राइट? समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? हमने कहा यहाँ पर अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट है, राइट? उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर स्मॉल यूट्रस है, पफी फिंगर्स है एंड शॉर्ट स्टेचर है इंस्टेड ऑफ दिस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इफ क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम. तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था? एक्स की आप क्या करते हो? मोनोसोमी, राइट? सो अब अगर एक्स की हमें यहाँ पर सॉरी मोनोसोमी ट्राइसोमी, ट्राइसोमी अगर करनी है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में, तो हमने कहा 44 + XXY, राइट? और मेनली किसमें होगा हमारे पास? मेल के अंदर, राइट? सो इन द मेल इट इज बीइंग डिफाइंड एज XXY, राइट? कंडीशन जहां पर हमने कहा एक्स की कंडीशन, एक्स बढ़ गया है तो एक बार बॉडी आ गई है जिसकी वजह से कंटेंट थोड़ा फीमेल का हमारे पास वहाँ इंक्रीज होगा. तो हमने कहा मेल इज स्टेराइल इन नेचर, राइट? जिसमें अंडर डेवलप्ड टेस्टिस है, टेस्टिस वेल डेवलप नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन है हमारे पास, फीमेल लाइक स्पार्स बॉडी हेयर्स है, बहुत कम बॉडी हेयर्स है, राइट? और उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर यस नॉक नीज है हमारे पास, लॉन्ग लिब्स एंड लॉन्ग लिम्स है हमारे पास. इसके अंदर फेमिनिज्म है, फेमिनाइन जो पिच्ड वॉइस है, एनलार्ज ब्रेस्ट है. ये सब हमारे पास क्या शो करता है? गायनेकोमास्टिया, दैट दे आर गोइंग टू बी लिंक विद द कंडीशन जहाँ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हमें मिल जाती है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज गायनेकोमास्टिया, राइट? याद रहेगा ये सबको पॉइंट अच्छे से. एंड मोर एक्स क्रोमोसोम, जितने एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास मेंटल डिफेक्ट बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाएगी. तो स्टेराइल मेल की कंडीशन आपका क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, स्टेराइल फीमेल की कंडीशन आपकी टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम एक्स की मोनोसोमी, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम एक्स की ट्राइसोमी. नाउ फटाफट से हु विल टेल मी इन व्हाट कंडीशन टर्नर सिंड्रोम अराइज इन द बॉडी? यस गाइस, क्विकली. यस एवरीवन, राइट? क्या होता है इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम में? राइट, हमने कहा एक्स मोनोसोमी इज गोइंग टू बी देयर, राइट? जो हमने पढ़ा था हाउ दिस कंडीशन अराइजेस, राइट? डिसजंक्शन, ठीक है, लेकिन पूरा रीजन बताओ मुझे, राइट? इफ आई faulty oogenesis, right Rajul? Because of the faulty oogenesis and a normal spermatogenesis, that's a fusion of the abnormal ovum with the normal sperm will lead to Turner syndrome. Similarly, what conditions lead to Klinefelter syndrome? फाइन, राइट? दोनों कंडीशन पॉसिबल है बेटा. एक कंडीशन में फॉल्टी oogenesis से भी आएगा और एक में फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस से भी आएगा. और एक चीज याद रखना, जितने एक्स क्रोमोसोम बढ़ाते जाओगे उतना मेंटल डिफेक्ट उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा. बिल्कुल ठीक है, राइट? उसी के साथ साथ अब लास्ट वन, कुछ दो एग्जांपल्स इसके, फिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर आपके आज खत्म हो जाएंगे, राइट? तो हमने कहा वन इज दी सुपर फीमेल. सुपर फीमेल याद है? पॉली एक्स फीमेल सिंड्रोम, जहाँ XXX कर दिया था, एक्स बढ़ा दिया था, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट एब्नॉर्मल हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गया सबसे मेन. एंड नंबर ऑफ बार बॉडी जो वन लेस होती है, लेकिन नॉर्मल फीमेल से क्या होती है हमारे पास इसके अंदर ज्यादा होती है. सुपर मेल, सुपर मेल का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज बीइंग द वन जहाँ वाई हमारे पास एक्सेस में आ गया. अब ये चीजें याद रखना बेटा, राइट? हमने कहा इन दिस कंडीशन सुपर मेल वी सेज पॉली वाई
male syndrome, that is the y are going to be xs, xx और y हमारे पास हुआ, right? तो 44 plus xxy. अब ये कंडीशन मुझे समझाओ, क्या ये कंडीशन नॉन डिसजंक्शन की वजह से आ सकती है, या ये कंडीशन हमारे पास फ्यूजन ऑफ गेमीट्स की वजह से आ सकती है? Is this XYY condition do appear because of the right which a defaulty spermatogenesis and by the fusion of the male and the female gamete? Yes or no? Yes guys, no. Why? क्योंकि नहीं आ सकती बच्चे, नहीं आ सकती, राइट? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मुझे एक्स वाई वाई लाना है। इसका मतलब एक गेमीट के अंदर एक्स वाई होना चाहिए, एक के अंदर वाई होना चाहिए। एक्स वाई तो चलो आप मेल के अंदर फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस से ले आए, वाई कहाँ से लाओगे? तो मेल गेमीट का फ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है ना, देयर मस्ट बी द फ्यूजन ऑफ द वन मेल गेमीट एंड वन फीमेल गेमीट, राइट? तो उस कंडीशन के अंदर आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स वाई वाई कब आएगी? जब देयर इज एन एक्सेस ऑफ द वाई, वाई का एक्सेस होगा, राइट? तो उस कंडीशन में अगर मैं देखूंगी तो क्या ये वाई का खुद बिकॉज ऑफ द इटसेल्फ अपने ही तरफ से राइट एक्सेस होने के चांसेस हैं, right ना? It is because of that the itself there is an excess chances, right? तो म्यूटेशन की वजह से अराइज होता है, एंड जिनके अंदर एक y की कॉपी एब्सेंट होती है ना, they have the feature that abnormal height, बहुत लंबे होते हैं, abnormal height होती है, mental retardation होती है, right? और उसी के साथ साथ क्रिमिनल माइंडसेट होता है, सबसे मेन पॉइंट बेटा, they have the criminal mindset, right? क्रिमिनल माइंडसेट होता है, क्रिमिनल, इसीलिए इसको नाम देते हैं क्रिमिनल और जैकब सिंड्रोम, right? That's why we regard it as the Jacob syndrome, or we can say similar as a criminal syndrome, जहाँ ओवर प्रोडक्शन हो गई मेल सेक्स हार्मोन की, राइट? एंड नॉर्मल रहेगा सेकेंडरी कैरेक्टर्स में, सेक्सुअल लाइफ भी उसकी सेम रहेगी, जेनिटेलिया भी सेम रहेंगे, बस सबका साइज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, राइट? सो दैट्स अ कंडीशन व्हिच इज डिफाइंड एज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एज वेल, राइट? सो आई होप एवरीवन बीइंग क्लियर, राइट? विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक, एंड द रेस्ट ऑफ द होल डिसऑर्डर्स कंप्लीट यहाँ तक बचा, अंडरस्टूड, राइट? तो कोई और डाउट इसके अंदर, राइट? ओवाई, यस ओवाई इज पॉसिबल, हमने लिखा था ना, न्यूमैन सिंड्रोम, राइट? न्यूमैन सिंड्रोम, राइट? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब बेटा स्लो डेवलपमेंट है, राइट? लेकिन ये नहीं, क्रिमिनल माइंडसेट नहीं होगा, इसका मतलब हर चीज उसके अंदर, जैसे एक पढ़ा है आपने, मैं इसका रीजन बताती हूँ, राइट? ब्रेन के अंदर एक सेंटर पड़ा होगा एमाइगडाला, आई होप सबको अगर रिमेंबर हो, 11th में एक सेंटर पड़ा है एमाइगडाला, राइट? एंड एमाइगडाला इज बीइंग द वन जो आपका एंगर को, रेज को, इनको कंट्रोल करता है, राइट? तो एमाइगडाला इनमें एनलार्ज्ड होता है, जनरली एमाइगडाला का बहुत छोटा सेंटर्स होता है हाइपोथैलेमस के पास, लेकिन इनके अंदर वो एनलार्ज्ड होता है, दैट्स द सेंटर ऑफ द रेज एंड द फियर एंड द एंगर, राइट? तो ये उनमें एनलार्ज्ड होता है, एनलार्ज होने की वजह से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी होता है, दे जस्ट स्टार्ट रिएक्टिंग अगेंस्ट इट एंड रिएक्टिंग लाइक अ क्रिमिनल, इसीलिए इसको नाम देते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम, एंड जैकब वाज द फर्स्ट, राइट, क्रिमिनल जिसके अंदर ये डिटेक्ट किया गया था, राइट? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ जैकब सिंड्रोम, राइट? समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? कंप्लीट, यस, ओके। व्हाट्स द कंडीशन? ट्रांसजेंडर के अंदर बेटा कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर प्रॉपर सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई अगर है तो वाई के ऊपर एस आर वाई जीन नहीं है, राइट? और अगर एक्स एक्स है तो एक्स के ऊपर बेसिकली वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि दे कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एस्ट्रोजन, राइट? तो वो कंडीशन आपकी इंटरसेक्स की ह्यूमन में कहलाई जाती है, ट्रांसजेंडर की कहलाई जाती है, राइट? अब समझ आ गया यहाँ तक? Everyone understood, right? So this is where we define the whole chromosomal disorder. So Thursday की क्लास में hardly 10 minutes for the cytoplasmic inheritance and all the questions, as I said you, इस week में complete हो जाने चाहिए. So all the questions for this guys, सारे questions आपके अच्छे से complete हो जाएं, आज सब questions ready हो जाएं, right? Thursday की क्लास तक, ताकि हम Thursday क्लास में पहले इसके doubts और उसी के बाद में फिर आपका molecular biology of inheritance start करें, राइट? नोट्स में अभी शेयर कर रही हूँ, अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ नोट्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी उसमें डला हुआ है, एक बार बस रीड कर लेना, राइट? बस उसमें एक मेन चीज मुझे समझानी है, राइट? यस रजुल, वो क्लियर नहीं है स्लाइड बेटा, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर डालती हूँ, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई अलग से कलर करके, तो शायद आपको वो दिख जाए अच्छे से, ठीक है? ओके एवरीवन, सो विल मीट यू इन द कमिंग क्लास, राइट? और ये चैप्टर अच्छे से हो जाए, आई सेड नोट्स पूरे हो जाने चाहिए आपके, तो आई थिंक आपके नोट्स बन चुके होंगे अब तक, और उनसे रिलेटेड डाउट्स भी सब इकट्ठे कर लिए होंगे आपने, और उसी के साथ साथ क्वेश्चंस भी साथ में कंप्लीट कर लेने हैं, राइट? बिकॉज थर्सडे and the coming week we are going to have the question practice for this chapter and a short quiz on the all the things we have done till now, ठीक है? राइट? तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके गाइस? ओके एवरीवन, so we'll meet you in the coming class. Bye bye, take care, enjoy, right? Study very well, right? Okay everyone, bye bye.